आप सभी का आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। मेरे साथ दिल्ली से वीरेंद्र और मैं हर्षता। भारतीय बाजारों में आज लकीली कल की भारी बिकवाली के बाद एक रिकवरी देखने को मिली है, एक अच्छा पुल बैक। और खास बात यही है, ये पहला सत्र दरअसल आज इस सीरीज का। तो यहां से आगे सिचुएशन कैसी बनती हुई दिखाई देगी, क्योंकि अगस्त का महीना निफ्टी बैंक के ट्रेड्स के लिए एक वॉश आउट था। भले ही स्मॉल कैप और मिड कैप्स में हमने देखी थी आतिशबाजी। वीरू, गुड आफ्टरनून। पहला दिन तो अच्छा साबित हो रहा है, लेकिन आज की क्लोज के लिहाज से कौन से लेवल ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे इस कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए? हर्षा, गुड आफ्टरनून। लेट्स होप फॉर द बेस्ट की क्लोजिंग अच्छी रहती है के लिए। देखिए हर्षा, इस पुल बैक के अब कोई क्राइटेरिया नहीं है, इट्स शॉर्ट कवरिंग और इसका कोई मापदंड नहीं होता। ये चल सकती है आगे के 10 पॉइंट भी और आगे के 50 पॉइंट भी और आगे के 100 पॉइंट भी। डेटा को देखते हैं हर्षा। देखिए क्या था आज सुबह सुबह मेरी अप्रोच क्या थी, आपको याद होगा वो जो हम वीकली चार्ट डिस्कस कर रहे थे कि 19,200 19,250 के नजदीक आप शॉर्ट नहीं कर सकते इंडेक्स को, क्योंकि ये एक 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये है 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आप यहां शॉर्ट नहीं कर सकते। शॉर्ट मिलने के लिए अगर कोई ट्रैजेक्टरी टेस्ट करनी होगी आपको, दैट्स ओनली 19,353। वो 354 353 है, लेकिन अगर वो कट जाए तो याद रखिएगा बाजार में शॉर्ट कवरिंग आएगी, फिर एक लॉन्ग लेने का टाइम होगा। डायरेक्टर साहब सुबह का लेवल्स लेके आइएगा और उस लेवल्स को मैं आपको समझाना चाहूंगा, क्योंकि मैंने कुछ देर पहले लगभग 1.5 घंटे पहले एक ट्वीट भी किया था, इट्स टाइम टू गो लॉन्ग, क्योंकि 19,353 के ऊपर हर्षता शॉर्ट कवरिंग आनी ही थी। बाजार ओवरसोल्ड था, कॉल राइटर्स काफी नीचे आ गए थे, लेकिन पुट राइटर्स के थोड़े से कन्विक्शन थे एट 19,300 200। जरा प्लीज डायरेक्टर साहब लेके आएंगे स्क्रीन के सुबह के लेवल्स। The moment you will cross 19,287,353, a swing towards 403 is due. 403 क्या है याद रखिएगा, इट्स फॉलोइंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लस ये था कॉल राइटर्स का सेकंड बिगेस्ट जोन पोस्ट 19,500। हर्षता वो पार हो गया। मेरे ख्याल से अभी हम टेस्ट करेंगे 439। इस शॉर्ट कवरिंग को टेस्ट करने का अगर आपने 353 के ऊपर लॉन्ग किया है तो नेक्स्ट लेवल जहां पे हम जाएंगे, जहां पे ये शॉर्ट कवरिंग अपने आप को टेस्ट करेगी, इट्स 19,439। और अगर 439 निकल गया तो हमको एक स्विंग टुवर्ड्स 470 मिल सकता है। पर मेरी राय यह है कि प्लीज अपना एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पॉकेट फ्रेंडली जरूर रख लीजिए। अगर आप 353 के ऊपर लॉन्ग थे तो 70 पॉइंट आप इन होंगे अगर आपने ट्रेड किया है तो। उस स्टॉप लॉस को आइडेंटिफाई करने के लिए पॉसिबली एक जरा हम डेटा को देख लेते हैं। इस वक्त 6 कॉल्स और पुट्स क्या कह रही हैं। सितंबर सीरीज के फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट का डेटा क्या कह रहा है, पुट्स कहां इमर्ज हो रही हैं और कॉल राइटर्स कहां पे जा रहे हैं। अब आपकी स्क्रीन पे 6 स्ट्राइक्स आएंगे आज तक। आप जरा गौर कीजिएगा 3 पुट्स पे। 19,400 की पुट करीब 46 लाख और 19,300 यहां पे 93 लाख, यानी 1,30,00,000 का आउटस्टैंडिंग वाई ऑन वेरी फर्स्ट डे ये हो गया। और 78 लाख के आउटस्टैंडिंग वाई वाले कॉल राइटर के पास थोड़ा सा कम कन्विक्शन है इन कंपैरिजन टू 9,400। तो मैं यही कहूंगा हर्षता, अगर आपने सुबह की ट्रेड में प्रॉफिट लिया है तो दैट्स गुड। अगर आप रखना चाहते हैं तो प्लीज उसे एक पॉकेट फ्रेंडली स्टॉप लॉस या एटलीस्ट 19,383 393 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल कीजिए। मेरे ख्याल से 19,439 और उसके बाद 19,474 तक का स्विंग इस शॉर्ट कवरिंग में पॉसिबल लगता है। और जानते हैं हर्षता, इस मोमेंटम को स्पॉन्सर करेगा बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी ज्यादा ओवरसोल्ड था। जहां निफ्टी ने वीकली बेसिस पे कल अपने 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छुआ था और बैंक निफ्टी ने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज छुआ था। मेरी सुबह की क्लियर अप्रोच थी। प्लीज जरा सुबह का जो वो डायग्राम जो हमने देखा था वो क्या था, जरा लेके आइएगा। जरा वीकली चार्ट पे डिस्कस किया था हमने 43,810, दैट वाज 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे 20 वे में आज का लो भी वही है। यहां पे आप शॉर्ट नहीं जा सकते, इट्स ए पॉइंट टू टेक लॉन्ग। या फिर 44,210, डॉक्टर साहब मॉर्निंग की कमेंट्री लेके आइएगा, लेवल 1 44,210 जैसे ही पार होगा शॉर्ट कवरिंग स्विंग कहां तक आ सकता है, प्लीज जरा वो लेवल्स लेके आइएगा। वो शॉर्ट कवरिंग स्विंग आपको कहीं भी ले जा सकता है। पहले 340 380 और उसके बाद 510। मेरे को लगता है हर्षता 510 के लिए हम ड्यू हैं बैंक निफ्टी पे। और मैं फिर कह रहा हूं, शॉर्ट कवरिंग को नापने का कोई स्केल नहीं होता है, कोई मापदंड, कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। नाउ यू आर अबाउट 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन निफ्टी। और जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, यहां पे भी आप अभी अभी
20 डेमा की ट्रेजेक्ट्री को पार कर रहे हैं और लास्ट ड्यू एवरेज द फॉलोइंग 50 डेमा परसिस्ट एट 44,070। अगर वो निकलता है तो ये शॉर्ट कवरिंग थोड़ा सा और मूव करेगी। हर्षदा, कुछ मत करिए, एक पॉकेट फ्रेंडली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलिए और शॉर्ट कवरिंग का मजा लीजिए। बस यही थीम है। इस फर्स्ट सेशन में शॉर्ट कवरिंग रिवर्सल आ गया है, इसको देखते जाइए। ऑन निफ्टी 19,470 और बैंक निफ्टी 44,570 580 पर नजर रखिए। अभी ये और स्ट्रेच कर सकता है। हर्षदा, शॉर्ट कवरिंग की बदौलत लेकिन तेजी तो दिख रही है मार्केट में और खरीदारी चौतरफा देखने को मिल रही है। अच्छा, फटाफट से आपके लिए कुछ ट्रेंडिंग काउंटर स्क्रीन पर लेकर आते हैं। आज का जो मूव शॉर्ट कवरिंग लेड है उसमें कहां पर एक्शन बनता दिखाई दिया? एनटीपीसी जैसे काउंटर्स में हर डिप पर देखिए अच्छी खरीदारी आ जाती है। आज करीब 4% के गेंस इधर, ओएनजीसी 4% के गेंस पर है। मेटल्स में खरीदारी बन रही है, पूरा मेटल पैक इनफैक्ट आउट परफॉर्म करता हुआ यहां पर भी तेजी। और कोल इंडिया, इनफैक्ट हेडलाइन में हम आपको बता रहे थे कि सरकारी कंपनियों में जोश है, तो वहां पर 3 स्टॉक्स तो आपने देख ही लिए सरकारी प्लेस में। भेल भी लगातार तेजी में और ये आउट परफॉर्मर है दरअसल अगस्त के महीने का। एनएमडीसी में आज अच्छा अपडेट आया प्रोडक्शन का, तो वहां पर खरीदारी। कल से एमसीएक्स में रौनक है और वोडाफोन आइडिया में भी थोड़ी सी हरकत आती हुई दिखाई दी है। साथ ही साथ सेल साइड के ट्रेड्स, डॉक्टर रेड्डीज, टोरेंट फार्मा, क्योंकि नेटवर्क 18 की वो खबर एक्सक्लूसिव हम आपको सुबह में बता भी रहे थे कि एक बाइंडिंग बिड दरअसल टोरेंट फार्मा में शायद सबमिट कर दी है सिप्ला के एक्विजिशन को लेकर। स्टॉक आज फिर नरम पड़ता हुआ। नेस्ले इंडिया फ्लैट हो चुका है। एबीबी जैसे काउंटर्स में हल्का सा करेक्शन बनता दिखाई दिया है, लेकिन ज्यादा जो एक्शन है वो तेजी की तरफ ही बनता दिखाई दे रहा है। इस बीच महिंद्रा हॉलिडेज की तरफ से एक अपडेट आता हुआ, 3% ऊपर है स्टॉक और कंपनी ने फ्लिपकार्ट के साथ करार कर लिया है। ये फिलहाल जानकारी आपकी स्क्रीन पर हो रही है फ्लैश। अब ये किस तरह का करार है, कितना फायदा मिलेगा, उस पर नजरें रहेंगी, लेकिन कंपनी ने इंटीग्रेटेड लाइन हॉल सॉल्यूशंस के लिए फ्लिपकार्ट के साथ एक करार किया है। अब ये मैनेजमेंट ही समझाएगा इसके मायने क्या है। ये फिलहाल स्टॉक काफी दिनों बाद आज सुर्खियों में करीब 3% के गेंस दिखा रहा है। चलिए हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं, उनसे पूछेंगे फिर आज की क्या रणनीति है और क्लोजिंग किन लेवल्स पर वो देखना चाहेंगे। आज चोला सिक्योरिटीज के धर्मेश कांत से फंडामेंटल पर्सपेक्टिव लेंगे। टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारा पूरा पैनल तैयार है। प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, कविता जैन और समित चौहान से होगी डिटेल में बातचीत। 2:20 पर आईटी सेक्टर पर आगे के आउटलुक पर मैस्टेक के चेयरमैन अशंक देसाई से होगी बातचीत। फिर 2:30 बजे पीवीआर आइनॉक्स के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस बड़े जोरदार रहे हैं और यहां से आगे ऑफ कोर्स बड़ी बड़ी फिल्मों का लाइनअप है। इसका कितना फायदा अर्निंग्स में दिखाई दे सकता है, ये कितना रिफ्लेक्ट करेगा Q2 के नंबर्स में, Q3 के नंबर्स में, इस पर हम जोड़ेंगे एलारा सिक्योरिटीज के सीनियर वीपी करण तुरानी को। और फिर 2:40 पर 4 का चौका हरोज की तरह सस्ता ऑप्शन मानस जायसवाल देंगे। राजेश सातपुते बताएंगे एफनो का सुपरस्टार, कविता से समझेंगे चार्ट का चमत्कार और धर्मेश कांत से जानेंगे मिड कैप फंडा वाला ट्रेड। 2:45 पर आज आए अगस्त के ऑटो बिक्री के आंकड़े, उस पर नजरें रहेंगी। और साथ ही साथ एक थीम जो उभर कर आई है अगस्त के पूरे महीने में कि प्रमोटर्स की तरफ से बड़ी बिकवाली हुई है। हर रोज हम 1 या मिनिमम 2 ब्लॉक डील्स रिपोर्ट कर रहे थे और उसके बाद मार्केट के टर्नओवर में भी इजाफा बनता दिखाई दिया है। किस तरह की बिकवाली हुई है प्रमोटर्स की और उससे आगे क्या क्यों मिलेगा, उस पर सुमित इनफैक्ट डेटा पॉइंट्स आपके सामने पेश करेंगे। और फिर 2:40 पर हम लेकर आएंगे मार्केट बिग वॉइस में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के पीएमएस फंड मैनेजर अमित गुप्ता को। फिर रुक करेंगे बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स का। आज फ्राइडे का सत्र, तो खिलाड़ी नंबर 1 के विजेता की भी घोषणा होगी और फिर करेंगे मार्केट को क्लोज। हर्षदा, जरा एक बार बैंक निफ्टी देखिए। अभी आप और मैं जो बात कर रहे थे ना, वहां से 100 पॉइंट बात करते करते ऊपर हो गया। इट्स नाउ 44,500। इसे कहते हैं शॉर्ट कवरिंग, इसे कहते हैं शॉर्ट कवरिंग का प्रेशर। जस्ट फॉर एन अपडेट, याद रखिएगा निफ्टी आ गया था ऑल अबव ऑल मूविंग एवरेजेस एग्जैक्टली 12:30 बजे के आसपास, 20 डेमा क्रॉस कर दिया था। नाउ बैंक निफ्टी एज वेल, जैसे कि मैं कुछ देर पहले कहता 44470 लास्ट ड्यू एवरेज 50 डेमा वो भी क्रॉस हो गया। ये होती है शॉर्ट कवरिंग। निफ्टी पर वो 19,439 मिल चुका है अभी जो बात हुई थी। आगे बढ़ते हैं, ट्रेड्स पिक करते हैं और कुछ चुनिंदा अच्छे ट्रेड लेंगे, ज्यादा पे फोकस नहीं करेंगे, कुछ चुनिंदा अच्छे ट्रेड्स लेंगे। प्रकाश सर बताइए, गुड आफ्टरनून, क्या पिक करेंगे आप?
प्रकाश सर, प्रकाश गबा सर, अरे सर अनम्यूट कीजिए प्रकाश सर। बोलिए बोलिए। कोई दिक्कत नहीं है? अरे सर नमस्कार सर, कॉल आपकी। हाँ मेरी कॉल कि एक्चुअली मेरा लैपटॉप रीस्टार्ट हो रहा था, इसलिए पीसीआर से बात कर रहा था। ओके, स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है बैंकिंग क्षेत्र से, और बैंकिंग क्षेत्र से चुना है आईसीआईसीआई बैंक। ट्रेड करा है 970 पर। इस पर ध्यान देना चाहिए, सिर्फ आज के लिए नहीं, आज और मंडे तक के लिए। स्टॉप होगा 960 का, टारगेट होगा 980 टू 985। आईसीआईसीआई बैंक तेजी नजर आती है, बहुत बढ़िया बेस है। आईसीआईसीआई बैंक में एक अच्छा मौका फिर खरीदारी का बनता हुआ। कविता जी, आफ्टरनून, आपका ट्रेड। वेरी गुड आफ्टरनून हर्षदा जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल, मुझे लग रहा है एक अच्छे शॉर्ट कवरिंग मूव बनते हुए दिख रहे हैं। काउंटर्स जो रडार पर है, मुझे लग रहा है फर्टिलाइजर्स, केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स से यूपीएल अपने 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर निकलते हुए दिख रहा है, विद लाइक इनगल्पिंग फॉर्मेशन बनते हुए। यहाँ फर्दर मूव एक्सटेंड होते हुए दिखने चाहिए। 601 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है। डे पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है 606 के लेवल्स के लिए एक बाय ट्रेड इनिशिएट करें ऑन यूपीएल। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 594 का। पोजिशनली टू मुझे काउंटर अच्छा लगता है फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 620 विद गिवन स्टॉप लॉस ऑफ 594 के ऊपर जब तक मेंटेन है, इसमें एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और ये कॉल हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ भी शेयर किया है। यूपीएल पर एक बाय कॉल आता हुआ। कविता जी कह रही है कि यहाँ पर एक मोमेंटम है, 620 तक जा सकता है, तेजी करे। मानस, आफ्टरनून, आपका ट्रेड। जी, तो देखिए गैस अथॉरिटी में खरीदारी करने की राय रहेगी। अगर आप गेल के पैटर्न देखें तो कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट है। 118.19 पे स्टॉक लगातार रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, बट फाइनली ये रेजिस्टेंस ब्रीच हो गए हैं, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो आई थिंक करंट लेवल्स पे गैस अथॉरिटी में खरीदारी करनी चाहिए। 118 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 124 रुपए 124 के टारगेट सेट कर सकते हैं गैस अथॉरिटी में। 120 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है, 4 रुपए 25 पैसे का ट्रेड हो रहा है, वहां पर 2 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं और 7 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। गेल आपकी स्क्रीन पे गेल का जो जोन है ना, याद रखिएगा 120। मानस ने बहुत खूबसूरत जगह पिक किया है। 25 जुलाई 2019 के बाद की जो सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है उसमें गेल फ्लोट करता हुआ। अब राजेश सतपुते जी के पास चलते हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, आपका कन्विक्शन ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून हर्षदा जैन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, नजर जो है वो है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पे। एलआईसी में यहाँ पे कंसोलिडेशन एंड ब्रेकआउट, एक रेंज है करेक्शन के बाद इट हैज लैंडेड एग्जैक्टली ऑन इट्स क्रूशियल सपोर्ट जोन, और सपोर्ट जोन के बाद इसने एक साइडवेज ट्रेंड किया, एक रेंज बनाई, और आज इसमें प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा जा रहा है। एट द सेम टाइम यहाँ पे आप अगर देखें तो यहाँ पे लॉन्ग एडिशन भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लगता है एलआईसी इज रेडी फॉर नेक्स्ट अप मूव। तो यहाँ पे देखिए एलआईसी का टारगेट बनाई है 444 का, 444 एंड 450, ये इसका रेंज होगा। तो एलआईसी बाय करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ आप 428। तो आप एक 5 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस बाय करें। जैसे मैंने कहा, टारगेट 444 450 रहेगा। 444 से 450 के टारगेट के लिए एक मौका एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में। धर्मेश कांत भी हमारे साथ है। धर्मेश, गुड आफ्टरनून। इस सीरीज की शुरुआत भले ही शॉर्ट कवरिंग बैक हो, लेकिन मजबूत हुई है, खासतौर से जिस तरह का वॉश आउट हमने देखा था इंडेक्स लेवल पर अगस्त में। बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा, और लार्जली इस सीरीज के लिए क्या आपकी अप्रोच रहेगी? क्या फिर मिड कैप्स पर ही यहाँ पर फोकस करना है, वहीं से कुछ नए ट्रेड्स मिलेंगे? गुड आफ्टरनून हर्षिता। सीरीज की शुरुआत काफ़ी अच्छी रही है, और मुझे लगता है कि अब जैसे फेस्टिव सीजन चालू हो रहा है, Q2 का एंडिंग भी होगा, बिकॉज सितंबर लास्ट मंथ है, तो वापस से एक एक्टिविटी देखने को मिलेगी। मिड कैप एंड स्मॉल कैप सेगमेंट के ही आउट परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन है लार्ज कैप के कंपैरिजन में। एंड इसमें जो स्पेस जो काफ़ी अच्छा मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है कि एक बार फाइनेंशियल्स में फिर से तेजी भी बनते हुए नजर आएगी, स्पेशली जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, एनबीएफसी स्पेस पे मुझे लगता है अच्छा अट्रैक्शन रहेगा। इसके साथ मेटल्स में आज जोर पकड़ा है, ये कंटिन्यूटी की संभावना आने वाले दिनों में, वहां भी मुझे लगता है ट्रेडिंग बेट बनता हुआ नजर आएगा। एंड ऑटो नंबर्स मिले जुले रहे हैं, बट इसमें 3-4 सेलेक्टिव जो पॉकेट्स जैसे एमएनएम हो गया, मारुति हो गया, बजाज ऑटो हो गया, ये काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। और आइचर मोटर्स का न्यू लॉन्चेस भी, अब फेस्टिव सीजन के साथ सारे लॉन्चेस भी चालू हो जाएंगे, तो यहाँ भी काफ़ी बड़ा अट्रैक्शन रहेगा। तो ये 3-4 मुख्य सेक्टर हैं जहाँ पर लगता है कि काफ़ी अच्छी तेजी रहेगी।
और अगर ट्रेड के हिसाब से बात करें अभी तो मुझे लगता है कैनफिन होम्स में एक बाई पोजीशन बना के चल सकते हैं। इसके नतीजे जो Q1 के थे काफ़ी अच्छे रहे थे और आने वाले दिनों में जैसे मैनेजमेंट का गाइडेंस है 18-19% के आसपास लोन ग्रोथ भी रहेगा। बेसिकली सैलरीड एम्प्लॉय को अपने होम लोन प्रोवाइड करते हैं 5 लाख से 20 लाख के रेंज में। 73% सैलरीड एम्प्लॉयड है, उसमें 90% हाउसिंग लोन्स में है और फेस्टिव सीजन में घरों की खरीदारी बढ़ जाती है। इंटरेस्ट रेट स्टेबल है और मेरा ये मानना है कि अक्टूबर-नवंबर में हो सकता है कि आपको एक सरप्राइज रेट कट भी देखने को मिल जाए, तो वो अगेन ये पूरे सेगमेंट को बूस्ट करेगा। फाइनेंशियल्स काफ़ी स्ट्रांग है कैनफिन होम्स के। NIM 3.5% के आसपास है, ROE रिटर्न ऑन एसेट्स 2% के आसपास है और एसेट क्वालिटी काफ़ी स्ट्रांग है। ग्रॉस NPA 0.63%, नेट NPA 0.34% और वहाँ पर इम्प्रूवमेंट ही नजर आया। तो फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक है, रेशियोज और फाइनेंशियल स्ट्रांग है, ग्रोथ सेक्टर में दिख रहा है और मुझे लगता है कि एक लंबे समय से थोड़ा चला नहीं है तो यहाँ पर एक अच्छी तेजी मिलनी चाहिए। 10-15% के अपसाइड के लिए इसको ट्रेडिंग बेट के हिसाब से आप खेल सकते हैं। ओके, तो कैनफिन होम्स और इससे पहले LIC हाउसिंग, और इन दोनों में ऑफ कोर्स वो हाउसिंग फाइनेंस में पिकअप की थीम पर आप बात कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा खिलाड़ी रहता है दरअसल हाउसिंग फाइनेंस में वो HDFC था, जो अब HDFC बैंक का हिस्सा बन गया है। लेकिन ये एक स्टॉक है जो चलने का नाम ही नहीं ले रहा और यहाँ पर एक बड़ा ग्रेविटेशनल पुल है। जब भी जाता है 1600 की तरफ अपने जो कदम बढ़ाने लगता है, वीरू कुछ ना कुछ उसको नीचे खींच लेता है। आज फिर देखिए पूरा निफ्टी बैंक चल पड़ा, लेकिन HDFC बैंक वहीं का वहीं 1571 के ही चक्कर काट रहा है। बिल्कुल, देखिए अब बिल्कुल सही कहा आपने हर्षिता। कल भी इसका परसों रिवर्सल पॉइंट क्या था 1603 फॉलिंग 20 डेमा। कल का इसका रिवर्सल पॉइंट था फॉलिंग 10 डेमा और आज का रिवर्सल देखिए। अब आप देखिए हर्षिता, बैंक निफ्टी लोअर लेवल से 500, 600, 700 पॉइंट रिकवर हो गया, पर HDFC बैंक में रत्ती भर की रिकवरी नहीं है। ये एग्जैक्टली वही पॉइंट है। डॉक्टर साहब क्रॉस चार्ट रखेंगे तो मैं अभी भी कहूंगा हर्षिता, देखिए ट्रेडर जो होता है वो डेटा पे रिएक्ट करता है। जैसे 353 के ऊपर लॉन्ग, उसके नीचे शॉर्ट। बैंक निफ्टी में 44,200 के ऊपर लॉन्ग, उसके नीचे सेल ऑन राइज। HDFC बैंक में हर्षिता अभी भी अगर आप डेटा देखें ना तो ये किसी भी पैरामीटर्स पे अभी तक लॉन्ग तो नहीं बना है। कम से कम अगर मैं ट्रेडर होता तो मैं इसको लॉन्ग साइड पे नहीं पिक करता टिल द टाइम ये अपने शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डेमा के ऊपर एक भी दिन सस्टेन करे, और वो आता है 1584 1600 के आसपास से। डॉक्टर साहब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, जरा इसकी 1600 की कॉल लेके आइए और उसका आउटस्टैंडिंग वाई देखिए। अभी भी ये अपने 1600 के कॉल राइटर के कन्विक्शन को चैलेंज नहीं कर पाया है। मानस आपका व्यू क्या कहता है? अभी भी ये नॉट अ सिंगल डे, डॉक्टर साहब कैंडलस्टिक चार्ट रखिएगा, 9 अगस्त के बाद नॉट अ सिंगल डे HDFC बैंक अपने 10 डेमा के ऊपर भी क्लोज नहीं हुआ। जरा आप इस कॉल का आउटस्टैंडिंग वाई देखिए, ये रिफ्लेक्ट करता है कितना कन्विक्शन है इस कॉल राइटर के ऊपर के पास। 62 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई। मानस आपकी राय HDFC बैंक पे क्या होगी? किसी प्रकार की शॉर्ट कवरिंग आएगी तो कब तक आएगी, और इसका बेस कितना अंडर द थ्रेट है? देखिए कोई रीजन टेक्निकली तो समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर खरीदारी करें या अगर आपके पास गलती से शॉर्ट पोजीशन है तो उसको कवर करें। ट्रेंड नेगेटिव लगता है, लोअर टॉप लोअर बॉटम दिख रहे हैं और जब तक 20 डे मूविंग एवरेज मतलब 1600 रुपए के नीचे ट्रेड करता रहेगा, यहाँ पर वीकनेस बनी रहेगी। और अगर आप शॉर्ट कवरिंग की भी बात कर लें, अगर सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखें तो वो है 1592। अगर उसके ऊपर निकलेगा तभी आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, उससे पहले शॉर्ट कवरिंग के चांसेस कम लगते हैं। इसलिए इस उम्मीद में कि नहीं बैंकिंग में आपको रिकवरी देखने को मिलेगी तो HDFC बैंक में खरीदारी करनी चाहिए। आई थिंक ये सही स्ट्रेटेजी नहीं है। कम से कम इंतजार करिए 1592 के लेवल्स को ब्रेक करने का। ओके, तो थोड़ा सा और समय लेगा, थोड़ा सा और पेशेंस टेस्ट करेगा HDFC बैंक। 1570 के आसपास ही इस समय स्टिकी है। अच्छा, एक पॉकेट जहां पर एक पुल बैक देखने को मिला और ये एक परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है। पावर कंपनी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। NTPC आप देखेंगे आज 4-4.5% की तेजी में है। पावर ग्रिड में 2-2.5% तक का इजाफा। टाटा पावर जैसे प्लेज, आपका BGR एनर्जी, CESC जैसे स्टॉक्स भी आज चल गए हैं। धर्मेश, इस पूरी स्पेस में हम देख रहे हैं एक तो ऑर्डर विंस काफी जबरदस्त है। परसों ही हम बात कर रहे थे कि NTPC करीब 15,530 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट वो लारा छत्तीसगढ़ में करने वाला है।
उसके 2 प्रोजेक्ट्स का ऑर्डर इन्होंने भेल को दिया और इनफैक्ट भेल का इंट्राडे चार्ट आज देखेंगे तो फिर करीब 10-11% ऊपर है और पिछले एक पूरे महीने में आप देखिए क्या बढ़िया परफॉर्मेंस, क्या आउट परफॉर्म करके दिया है, क्योंकि कई सारे ये थर्मल प्लांट सेटअप्स में मशीनरी देता है, इसे खड़ा करने का काम भेल का रहता है और भेल की ऑर्डर बुक हमने देखी रिसेंट पास में बहुत मजबूत है। तो ऐसे एंसिलरी प्लेस की तरफ अब ध्यान देना है या फिर जो प्योर प्ले पावर कंपनियां हैं आपके एनटीपीसी, पावर ग्रिड, टाटा पावर, उनमें ज्यादा पैसे बनेंगे? आपकी अप्रोच क्या है? अर्चिता, पावर सेक्टर तो पूरा थीम ही चेंज कर गया है। मतलब पिछले 1-1.5 साल से जो इसमें सेक्टर के अंदर जितने रिफॉर्म्स और चेंजेस आए हैं वो इसको यूटिलिटी से ग्रोथ सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया है। और जैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये टारगेट है 300 गीगावाट पावर को इंस्टॉल करने का फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज, वो एक काफ़ी बड़ा थीम प्ले कर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पर जो विंड एंड सोलर से रिलेटेड कैपेसिटी एक्सपेंशन जिन कंपनियों में हो रही है वो ज़्यादा बेनिफिट करेंगे रादर देन थर्मल, बिकॉज थर्मल का अब हार्डली एनी इजाफा होगा आपको कैपेसिटी एडिशन में। और जो कंपनियां एंसिलरी स्पेस से ये विंड एंड सोलर पावर इक्विपमेंट बनाने का काम करती है उनको भी फायदा होगा। और इस दोनों में अगर चॉइस की बात की जाए तो मेरा मानना है कि जो डायरेक्ट पावर जनरेशन कंपनीज हैं उस पर बेट लगाने में ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, बिकॉज वो अभी जो जिस तरह से नेशनल ग्रिड इंटीग्रेशन हो गया है और जो पीक पावर डिमांड चल रहा है वहाँ भी 7-8% का डेफिसिट ही चल रहा है। अराउंड 233-240 गीगावाट जब पावर डिमांड हो जाता है तो 8-10 गीगावाट का आपको शॉर्टफॉल हो जाता है। सो ब्लेंडेड सोलर एंड विंड का अगर आप कंबाइनेशन लेके चले तो 30-35% का PLF होता है। सो अगर आप 100 गीगावाट डालेंगे तो 35 गीगावाट के आसपास ही आपको जनरेशन कैपेसिटी मिलेगी। तो ये पूरा स्पेस अट्रैक्टिव लग रहा है। इसमें जो स्टॉक हम लोगों ने पिक किया था अराउंड 1-1.5 महीना पहले वो था JSW एनर्जी, 272 के आसपास उसको पिक किया था 430 के टारगेट के लिए। यहाँ भी मैसिव कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रही है, 6.6 गीगावाट से ये 9.7 गीगावाट हो जाएगा आने वाले 2 साल में। और उसके बाद ये ऑलमोस्ट 20 गीगावाट की बात कर रहे हैं 2030 तक में, 6 साल के अंदर। सो यहाँ इसके जो प्रॉफिटेबिलिटी वो भी डबल होते हुए नजर आएगी, मार्जिन से रहेंगे और 85% का PPA ऑलरेडी टाइड अप है। सो जो भी पावर प्रोड्यूस करेंगे वो उसकी बिक्री होने वाली है, मार्जिन भी वहाँ पे इंटैक्ट रहने वाले, कॉस्ट एस्केलेशन क्लोज है, तो काफ़ी सेफ बेट है। इसके साथ अगर सेकेंड ऑप्शन देखें तो फिर टाटा पावर, NTPC भी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो 3 मेजर बास्केट प्ले आप कर सकते हैं, JSW एनर्जी, टाटा पावर, NTPC पावर, डायरेक्ट पावर प्ले में। एंसिलरी स्पेस में भेल चल रहा है, ऑर्डर बुक आ गए, बट भेल के अभी भी स्ट्रक्चरल इश्यूज बहुत सारे हैं। तो मुझे लगता है ये ट्रेडिंग रनअप चल रहा है, उसको आप इंजॉय करें। अगर आप बने हुए हैं तो स्टॉप लॉस ट्रेल करके उसको रख सकते हैं, बट फंडामेंटल बाई जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स JSW एनर्जी, टाटा पावर, NTPC बेहतरीन पिक है। 2-3 साल के नज़रिए से रखें तो डबलर लग रहे हैं मुझे यहाँ से भी। बहुत कम बार होता है कि आप पावर सेक्टर की बात करें, नॉर्मली लोग 1-2 स्टॉक दे देते हैं, आप कह रहे हैं कि एक पूरी बास्केट भी बनाई जा सकती है पावर कंपनियों में, जिस तरह का एक्शन बना है और जो ग्राउंड लेवल पर दरअसल काम चल रहा है और डिमांड देखने को मिली है। भेल तो एक आउट परफॉर्मर रहा है। राजेश सातपुते, अगस्त के पूरे महीने में इसने करीब 28 से 30% तक के रिटर्न्स दिए हैं, आज फिर 11% भाग गया है। बताइए इस पे अब चार्टिकली अगला मूव क्या दिख रहा है, कंसिडरिंग आई थिंक ये स्टॉक प्राइमरीली ब्लू स्काई टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, स्टॉप लॉस तो ट्रेल करना है लेकिन ऊपर टारगेट कितना बढ़ाना है? हर्षदा जी देखिए, अगर आप भेल का चार्ट देखते हो, अगर मंथली चार्ट देखते हो तो आपको थोड़ा सा ब्रॉडर पिक्चर मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट 122-125 ये इसका पहला सप्लाई पॉइंट था जो आज कंप्लीटली निगेट हो चुका है और उसके बाद आपने देखा क्या मैसिव रन है, कहां तक जाएगा। अगर आप यही चार्ट वीकली चार्ट या मंथली चार्ट पे भी देखते हो तो आपको क्लैरिटी मिलती है कि कम से कम 150 तक जाएगा, 150 के आसपास थोड़ा अटक सकता है। लेकिन रैली जो है वो आप कह सकते हैं कि एक वन वे रैली है, तो ऑब्वियसली जो नई एंट्री है उनके लिए थोड़ा सा लेट हो चुका है, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर जिनकी पोजीशन है एग्जिस्टिंग, मेरे हिसाब से चार्ट पे ऐसा कोई सिग्नल नहीं है कि आपको एग्जिट लेना है, बने रहे। स्टॉप लॉस लेकिन थोड़ा डीप होगा, 128 का स्टॉप लॉस रखे, बने रहे। 150 तक का मूव मुझे लगता है भेल में यहाँ पे ड्यू है। ओके चलिए अब बीएचएल को बीएचएल छोड़िए, मारुति को पकड़ते हैं। मारुति आपकी स्क्रीन पे इनके नंबर्स भी आएंगे और इनका कुल बिक्री करीब आप समझ लीजिएगा कि 14% बढ़ी है, घरेलू बिक्री करीब 14%, एक्सपोर्ट्स मार्केट
करीब 14% बढ़ा है। घरेलू पैसेंजर व्हीकल बिक्री इनकी 16% बढ़ी है। यूवी एंड यूटिलिटी व्हीकल में लगभग 118% का इजाफा। हर्षदा, ये मैं हमेशा जब मारुति को रीड करता था ना, मेरे को एक चीज़ बड़ी खलती थी कि आपने लगभग 2 दशकों से लगभग स्कॉर्पियो लॉन्च हुई थी M&M की 2004 में। टाटा सफारी मेरे ख्याल से लॉन्च हुई थी ये नई वाली 2018 में। टाटा सूमो 2000 सीसी का सेगमेंट मारुति ने काफ़ी समय से खुला छोड़ा हुआ था। और आप देखिए इन्वेक्टो के आते ही साथ पहली सेल्स फिगर रिपोर्टेड हुई 2 महीने की। आप कमाल देखिए 10,352। एक सेगमेंट को कैप्चर करने का बेनिफिट बाजार क्या दे रहा है इस वक्त? 2000 सीसी की सेगमेंट पे एंट्री, और आप कमाल देखिए स्टॉक का। हर्षदा, कैसे लगे नंबर्स? इनफैक्ट वीरू, जो एक्सपेक्टेशंस तो काफ़ी बेहतर ही आंकड़े हैं, क्योंकि मैं इनफैक्ट जब वो नोमरा वाली रिपोर्ट हम कल भी रेफर कर रहे थे, बढ़त का अनुमान था 1.85 लाख यूनिट्स बेचने की तैयारी यहाँ पर रफली वो एस्टिमेट्स में थी। 1.89 लाख का जो नंबर आया वो काफ़ी सराहनीय है। और हाँ, पैसेंजर व्हीकल बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा हरकत बनती दिखाई दे रही है। क्लियरली ऑफटेक बहुत मजबूत है और आगे बड़ा इन्वेस्टमेंट भी कंपनी की तरफ से होगा। तो वो एक आप लॉन्च इन्वेक्टो का कहें या फिर ये जो बाकी रीसेंट पास में इन्होंने लॉन्चेस किए हैं वहां से भी काफी ज्यादा एक्शन है। अब मुंबई की सड़कों पर ग्रैंड विटारा खूब दिखती है। आई थिंक वो एक बहुत ही हॉट सेलिंग गाड़ी साबित हो सकती है इनके लिए, इनकी प्रीवियस जो विनिंग गाड़ियां थी उसके बाद। बिल्कुल हर्षदा, आपने बिल्कुल सही कहा। ग्रैंड विटारा मैं बता रहा हूँ, अभी वीकेंड पे हमारी सोसाइटी में भी ग्रैंड विटारा आई थी। 13-10 का लगभग आपको बेस मॉडल और आपको लाइट हाइब्रिड में मिल जाता है। ग्रैंड विटारा ने वाकई काफ़ी अच्छा मार्केट कैप्चर किया। जो इन्होंने टोयोटा के साथ मिलकर कोलैबोरेट कर बनाई है, वाकई वो अच्छे नंबर्स जनरेट कर रही है। और वो गाड़ी आप सोचिए हर्षदा कि मेरे ख्याल से उसका बेस वेरिएंट 13 लाख और वो टॉप वेरिएंट में करीब 21-90 तक चली जाती है। तो मारुति का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, इनके पास 17 गाड़ियां हैं कुल मिला के, अब मेरे ख्याल से, जहां तक मैं सही हूं, तो बड़ा एनरिच कर लिया इन्होंने। और 2000 सीसी में भी इनकी मौजूदगी मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन्होंने 2000 सीसी में जो ये स्पेस छोड़ा हुआ था खाली, वो पूरा कर लिया अब कम से कम। कितने लोग जाते हैं वो 2000 सीसी वाली गाड़ी के लिए? आई थिंक वीरू, भारत में तो 1500 सीसी वाली गाड़ी और अच्छी प्राइस पे मिल जाए ना तो उसी के पीछे जाएंगे। वो जो मारुति पहले कर नहीं पा रहा था, जो उनका पहला ब्रेजा का लॉन्च था, गाड़ी अच्छी थी बट बहुत अंडर पावर्ड थी। हर्षदा, मैं आप देखिए इसमें क्या आ सकता है। अब आप XUV 700 को देखिए, 2000 सीसी में पेट्रोल डीजल, उसकी कितनी अच्छी सेल्स फिगर है। आप स्कॉर्पियो की देख लीजिए, आप टोयोटा की देख लीजिए जो हाइब्रिड थी, मेरे ख्याल से हाई क्रॉस, मेरे ख्याल से तो उनके लिए विन विन था। मतलब जो इन्होंने करा है ना लॉन्च उस सेगमेंट में, मेरे ख्याल से तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। पर आप हाँ सही कह रही हैं कि अभी भी सबसे बड़ा माइलेज मारुति को मिल रहा है ग्रैंड विटारा का। धर्मेश, आपका व्यू क्या है? हम हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है यहाँ पे थोड़ा सा, बट आपका एक कलेक्टिव व्यू क्या है यहाँ पर? देखिए, मारुति तो पोर्टफोलियो में रहना ही चाहिए। जिस तरीके से ये लॉन्चेस करते हैं और सारे लॉन्चेस इसके मोरलेस सक्सेसफुल ही रहते हैं और लाइनअप भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अराउंड 10 न्यू लॉन्चेस की बात करें जिसमें 6 इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्चेस रहेंगे आने वाले साल में। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस एक ऐसा था जहां पर मारुति का कोई खास पहले से गुवाहाट नहीं था, बट वहां पे इन्होंने अपना इंटेंट क्लियर कर रखा है और लॉन्चेस वो पाइपलाइन में है। टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग है और कहीं ना कहीं से ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव हो जाते हैं कंपेयर टू अदर्स। सो इंडियन इन्वायरमेंट में इनकी कार सेल्स की बिक्री भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है और ये जो नंबर आए हैं मंथली के, एक्चुअली काफ़ी सरप्राइजिंग नंबर है। नॉट डोमेस्टिक तो क्या ही क्या, एक्सपोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छा इनका सेल्स रहा है। और मैनेजमेंट की जो एग्रेसिवनेस जो दिख रहा है, जिस चीज़ को कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं और जो पैसा डालने की बात कर रहे हैं, वो इस नंबर से वो सब्सटैंशिएट भी होता है कि वो उनकी डायरेक्शन बिल्कुल सही है, रणनीति बहुत अच्छी है। तो मुझे लगता है कि देखिए वैल्यूएशन में हमेशा से एक क्वेश्चन मार्क जरूर बना रहेगा कि जिस टाइप के पीए मल्टीपल पर ये 2 ईयर फॉरवर्ड की बात करें तो 50 के पीए मल्टीपल पर फॉरवर्ड पर ट्रेड करा, तो वो एक डिफिकल्टी वहाँ पर चैलेंज रहेगी। बट अगर इसका लंबा नज़रिया है, आप इसको 3, 4, 5 साल के लिए रखना चाहते हैं तो वहाँ तो ये नो ब्रेनर है, वहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। बट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से मतलब यहाँ से दिवाली का एक सीजनल गेम भी खेलना है, फेस्टिव सीजन का, तो मुझे लगता है कि मारुति जरूर बाई करके चलना चाहिए। 11,100 से 200 यहाँ से 10% के आसपास का अपसाइड मुझे दिख रहा है मारुति में। बिकॉज अगर आप कहीं भी डीलर्स के पास जाए, मैं तो पर्सनली मुंबई में बहुत डीलर चेक भी करके आए थे। आपने ग्रैंड विटारा की बात की, इन्वेक्टो की बात की, एक्चुअली में बहुत स्ट्रॉन्ग सेल्स चल रहा है। ब्रीजा भी, वहाँ भी अच्छे सेल्स ट्रैक्शन मिल रहे हैं, बट इन्वेक्टो एंड ग्रैंड विटारा का डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है मुंबई क्षेत्र में।
तो बने रहना चाहिए मेरे हिसाब से, और पोर्टफोलियो बाई तो बनता ही है। चलिए, तो ये फिलहाल आपके लिए मारुति पर एक फंडामेंटल पर्सपेक्टिव। थोड़ा सा अब गियर शिफ्ट करके आईटी पर आते हैं, क्योंकि आईटी में हमने देखा एक बहुत तगड़ा पुल बैक देखने को मिला है, स्पेशली मिड कैप आईटी कंपनियों में। निफ्टी का आईटी इंडेक्स इस साल के शिखर के करीब पहुंच चुका है। अब यहां से क्या फीलर्स मिल रहे हैं, स्पेशली एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहां पर अमेरिका में ब्याज दरों पर लगाम की उम्मीद बढ़ गई है, साथ ही कुछ कंपनियों ने हालात में थोड़े से सुधार के संकेत दिए हैं। अब ग्राउंड लेवल पर एक्चुअली क्या सिचुएशन बेहतर होने लगी है? मैस्टेक के चेयरमैन अशांक देसाई हमारे साथ हैं। देसाई साहब, स्वागत है आपका। नॉर्मली ये कहा जाता है कि बाजार आने वाली अच्छी खबर को फैक्टर इन पहले ही करने लगता है, और हमने एक तरफा तेजी देखी है मिड कैप आईटी कंपनियों में। ये बताइए, क्या सिचुएशन में बेहतरी देखने को मिली है? क्योंकि Q1 के अंत तक आप सभी लोग एक सुर में कह रहे थे कि डिमांड फीकी है, लोग डिसीजन मेकिंग में डीले कर रहे हैं, उसमें कुछ पिकअप आया है क्या? नहीं, देखिए, बात ऐसी है कि एक ऐसा माहौल है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं वो डिसाइड कर रहे हैं कि कितना हम ऑफशोर करेंगे, कितना ऑनशोर करेंगे। तो ये जो मिक्स है उसका डिस्कशन अंदर हो रहा है, इसलिए डिसीजन बहुत डिले हो रहे थे लास्ट 3-4 क्वार्टर में। अब की बात अब देखेंगे तो डिले अब भी हो रहा है, मगर पहले से कम हुआ लगता है। इसका मतलब ऐसा है कि एक थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लग रहा है एनवायरनमेंट। डिले अब भी हो रहा है, मगर एक डिसीजन थोड़े जल्दी आने दिखते हैं। तो एक पॉजिटिव पार्ट है। दूसरी पार्ट ऐसी है कि एक जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं यूएस के बारे में कि रिसेशन होगा कि नहीं होगा, तो कितना होगा, तो उसके बारे में भी अभी पॉजिटिव इंडिकेटर आने लगे हैं। उनकी जीडीपी बढ़ी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसेशन कम हुआ है। तो ये सब बातें देखते हुए लगता है कि थोड़ा पॉजिटिव मूड है हमारे कस्टमर। तो यह अच्छा, आपने पिछली बारी जब हमसे बात की थी, आपने कहा था ऑर्डर बुक अच्छी है, मोमेंटम आगे आ सकता है और वो रिफ्लेक्ट करेगा सेकंड क्वार्टर में। उस पर क्या और डिटेल हमें दे पाएंगे कि सेकंड क्वार्टर में कितनी रेवेन्यू में इजाफा? क्योंकि आपने कहा है कि डिसीजन मेकिंग में अभी भी थोड़ा डिले है, लेकिन पिछले कई क्वार्टर्स की तुलना में स्थिति काफी बेहतर है। हाँ, तो जैसे मैंने बात की थी, जो अभी दिख रहा है माहौल में, जो इम्पैक्ट आएगा वो इस क्वार्टर में नहीं आएगा। इसका इम्पैक्ट जो बैकलॉग बोलते हैं, इसका मतलब ऐसा है कि हमारे पास कितने ऑर्डर बाकी हैं जिसपे हमको एग्जीक्यूशन करना है, उसका अमाउंट बढ़ जाता है। तो उसका इफेक्ट ज्यादातर इफेक्ट आने वाले 1-2 क्वार्टर में होगा। तो मैं इस क्वार्टर की एग्जैक्ट तो बात नहीं कर सकूंगा, क्योंकि जनरली हम गाइडेंस तो देते नहीं है, मगर एक ओवरऑल एनवायरनमेंट थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है, ये बात सच है। ओके, अशांक सर, एक और चीज़ पूछूंगा थोड़ा सा मैं आपसे कि जो बिज एनालिटिका जो आपने एक्वायर की थी, जिसका अधिग्रहण किया था आपने करीब 140 करोड़ रुपए में, ये कैसा कर रही है? थोड़ा सा प्रोसेस को समझेंगे सर, कि मतलब मान लीजिए मुझे एआई प्लेटफॉर्म पे आना है तो क्या मैं अपने डेटा को थोड़ा सा मॉडर्नाइज करके पहले क्लाउड पे लेके आऊँगा? क्या ये प्रोसेस होती है तब आप एआई पे बढ़ सकते हैं आगे? क्या ये प्रोसेस होती है, और ये प्रोसेस कितना पेसी हो रही है अब? और ऐसे में आपका एआई जो ये बिज एनालिटिका को लेके जो बिजनेस आउटलुक है वो क्या कह रहा है अगले 2-3 क्वार्टर्स के लिए आपका? देखिए, एआई तो एक इम्पोर्टेंट बात है, मगर जो क्लाउड माइग्रेशन हो रहा है डेटा का, वो एआई के बिना भी जरूरी है। आज बात ऐसी है कि बहुत सारे जो एप्लीकेशंस हैं वो क्लाउड में मूव हो रहे हैं। हम अभी ईआरपी की बात कर रहे हैं, जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं ऑरेकल ईआरपी, वो तो क्लाउड बिजनेस है हमारा सब। तो जब ये मूवमेंट क्लाउड में होती है, तब डेटा मूवमेंट में भी ऐसा ही सिंक्रोनाइजेशन होना जरूरी है, नहीं तो जो बेनिफिट है वो कंपनी को मिलता नहीं है। इसलिए डेटा मूवमेंट ऑफ क्लाउड, माइग्रेशन ऑफ डेटा टू क्लाउड जो है, ये बहुत जोर से चल रहा है। उसके ऊपर अब एआई का भी मामला है। तो एआई इज डेटा ड्रिवन, तो क्लाउड में हो तो बहुत ही अच्छा हो। तो इसलिए हमें एक बिज एनालिटिका एक नया वेक्टर हुआ है जहां हमारा ग्रोथ फास्ट बढ़ सकता है, क्योंकि डेटा बिजनेस को फास्ट है। तो अभी हम
ऐसा तो गाइडेंस अगेन दे नहीं रही है बिजनेस एनालिटिका का, मगर मुझे लगता है कि बिजनेस एनालिटिका बिजनेस जो है तो हमारे से बाकी बिजनेसों से फास्ट ग्रोथ होने की संभावना है आने वाले वर्ष में, क्योंकि वो डेटा का बिजनेस। जैसी आपको अपॉर्चुनिटी और वैल्यूएशंस पे बिज एनालिटिका मिली, शशांक सर, इस फिस्कल के एंड तक ऐसे कुछ और एक्विजिशंस यूएस में पॉसिबिलिटीज है एआई में आपकी तरफ से? नहीं, देखिए एक बात ऐसी है कि एक्विजिशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हम देखते रहते हैं कि कौन सा कंपनी अच्छा रहे हमारे लिए वगैरह, मगर ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि टाइम पे क्या होगा कैसे होगा। तो अब तो हम जो अभी हमने एक्वायर किए हैं, सेल्सफोर्स का 1 बरस हो गया, अभी ये नया बिजनेस एनालिटिका अभी 1-2 महीने हो गए, तो उनको जरा पहले से इंटीग्रेट करना है, उसका जो सिनर्जी है, उनके जो कस्टमर है उसमें हमारा मास्टेक का बिजनेस बढ़ाना है। बात ऐसी है, ये बिजनेस जो है बिजनेस एनालिटिका का, वो सिर्फ उनका खुद का बिजनेस नहीं है, उसकी बात नहीं हो रही है। बात ऐसी हो रही है कि उनके जो कस्टमर है वो भी हमारे बाकी सारे प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, बाकी सारी सर्विसेज खरीद सकते हैं। तो एक कंप्लीशन ऑफ जो पोर्टफोलियो जिसे बोलते हैं हमारे कस्टमर के लिए, वो हम करना चाहते हैं। तो उसका इम्पैक्ट होगा मास्टेक का जो ओरिजिनल बिजनेस है जो अभी चल रहा है उस पर भी होगा पॉजिटिव, और ओवरऑल इम्पैक्ट सिनर्जिस्टिक होगा। तो उसको हम पहले इम्प्लीमेंट करके देखना चाहते हैं। कंटिन्यूस एक्विजिशन की तो बात हमें आते रहते हैं, बहुत सारे ऑफर्स, हम देखते हैं कि ठीक है कि नहीं। अब अशांक साहब, मैं आपसे मार्जिन्स पर एक पर्सपेक्टिव लेना चाह रही हूँ, क्योंकि पिछले 4 तिमाहियों में हमने देखा है मार्जिन्स जो पहले 20-21% होते थे वो ट्रिम होकर 17, 17.5, एट द मोस्ट 18% की रेंज में आए हैं। अब आपने क्योंकि कहा कि डील क्लोजर में थोड़ा सा पिकअप देखने को मिला है, क्या मार्जिन्स में बेहतरी होती हुई दिखाई देगी? स्पेशली ये जो बिजनेस एनालिटिका के जो आपने एक्विजिशन किया है उससे भी क्या कुछ ट्रेडिशनल प्ले मिलेगा आपको मार्जिन्स में? नहीं, देखिए 2 बातें हैं इसमें। एक बात ऐसी है कि बिजनेस एनालिटिका की बात जब बात करेंगे हम, उनका बहुत सारा बिजनेस ऑन साइट है, तो हम ऐसी एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिससे बहुत सारा बिजनेस ऑफशोर आ जाए, जिससे इम्पैक्ट होगा पॉजिटिव। तब तक वो इम्पैक्ट, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। और जहां तक ओरिजिनल बिजनेस की जो बात है, बिजनेस एनालिटिक्स के बिना जो बिजनेस है, उसमें एक बात अभी भी चालू है कि प्राइसिंग प्रेशर अभी भी इंडस्ट्री में है। आज भी कंपटीशन जो है उनका, कि उनको बहुत सारा कॉस्ट कम करना है उनके बिजनेस में, इसलिए प्राइसिंग प्रेशर तो है, इसीलिए उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं आपके हमारे एबिटा में। तो ये इसमें कुछ कम नहीं दिख रहा है मुझे, जो प्राइसिंग प्रेशर है इसमें। तो हम जो प्रेडिक्शन किया है, जो हमने बोला है कि अपर एंड ऑफ थिंग्स वगैरह, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। मगर कॉस्ट कटिंग का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं मास्टेक में इंटरनली, जिसका इम्पैक्ट भी हो सकता है, मगर इस क्वार्टर में होने की संभावना बहुत है। कॉस्ट कटिंग कहते हैं, उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे क्या? यहाँ पर ले ऑफ्स तो नहीं होंगे? नहीं, मैंने जब आप कह रहे हैं कॉस्ट कटिंग का एक इंटरनल प्रोजेक्ट आप मैस्टेक में ही कर रहे हैं, ये किस प्रकार की कॉस्ट कटिंग होगी? टिपिकली रैशनलाइजेशन ऑफ वेरियस ऑपरेशंस। अभी क्या है, कौन से भी ऑपरेशन में तुमको आपको कॉस्ट सेविंग की बहुत अपॉर्चुनिटी होती है। ये रिस्ट्रक्चरिंग की बात नहीं है, ये सिर्फ इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑपरेशंस, जिससे जहां कॉस्ट ज्यादा हो उसका हम इम्पैक्ट देख सकते हैं। अभी देखिए, बहुत सारा हमारा वर्क आउटसोर्स होता है, तो एक्सटर्नल सप्लायर लेते हैं हम, वहां एक पॉसिबिलिटी है कि कॉस्ट कम हो जाए। ऐसी सारी छोटी छोटी बातें हैं, वो सम करके हम एक कॉस्ट कटिंग की, कॉस्ट इंप्रूवमेंट की बात करते हैं। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पर ज्यादा फोकस रहेगा और शायद सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट आप कम करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अशांक देसाई हमारे लिए समय निकालने के लिए। अच्छा, इस बीच अशोक लेलैंड की बिक्री के आंकड़े आ गए। 15,576 यूनिट्स इन्होंने बेची हैं। 10% का इजाफा देखने को मिला है पिछले साल की तुलना में। तो बढ़त जरूर है। याद रखिएगा, मार्केट रफली 15,500 का ही एक्सपेक्ट कर रहा था
और ये 15,576 की बिक्री इस समय आई है। MHCV बिक्री में ज़्यादा बेहतरी है, करीब 17% का इजाफा वहाँ पर। स्टॉक आपके सामने 184 पर है। इस पर एक फटाफट टेक चेक मैं लेना चाहूँगी मानस आपसे, और साथ ही गाबा सर अगर आप इंडिया सीमेंट पर एक बार ध्यान दें, क्योंकि वो स्टॉक भी तेजी में है। इनफैक्ट इस पर हम पहले बात करना चाह रहे थे, लेकिन ये मेरे ख्याल में अपने पहले फ्रीज की तरफ बढ़ गया है 10% ऊपर। अब अ लिटिल टू लेट, लेकिन 259 के आसपास जब भी ये फ्रीज से हटे, क्या होगी आगे की चाल? सीमेंट्स मुझे बढ़िया लगता है। इनफैक्ट इंडिया सीमेंट्स को थोड़ी वाइडर टर्म में देखना चाहिए। हाई टाइम फ्रेम पे ट्रेड करा है 259। चार्ट के हिसाब से लगता है अगर 235 जहां से बेस बना वहां से अपमूव मिला है, और उस पर ध्यान दें तो 280 दूर नहीं है। मतलब यहाँ से 20 रुपया आप अब भी पॉसिबल है, ले लेना चाहिए इंडिया सीमेंट को, बढ़िया लगता है मुझे। मानस, अशोक लेलैंड पर एक फटाफट व्यू। देखिए, अशोक लेलैंड की जहां तक बात है, यहाँ पर प्रेशर देखने को मिला है। बाउंस बैक में अभी 22 मूविंग एवरेज को टेस्ट किया स्टॉक ने, बट मेरा समझना है कि अब जब तक 188 के नीचे ट्रेड करता रहे, यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी है। आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 180 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। ओके, अशोक लेलैंड आपकी स्क्रीन पे 185 पे। समित चौहान हमारे साथ इस बीच पैनल पे जुड़ चुके हैं। और याद रखिएगा, निफ्टी 19,444 हो गया है और बैंक निफ्टी 44,500 की ट्रेजेक्टरी में आ गया है, डे हाई पर इंडिसेस। जब हम बात करते हैं ना, इस शॉर्ट कवरिंग को नापने का कोई स्केल नहीं है, ये फ्लो होता है। समित, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या चीज करना चाहेंगे इस क्लोजिंग में आप? गुड आफ्टरनून वीरेन। देखिए, ओवरऑल हम आईटी स्पेस में लास्ट 2-3 दिनों से थोड़ा सा बस देख रहे हैं, बट आज अगर सुबह से हम देखें तो मिड कैप आईटी ने क्लियरली आउटपरफॉर्म किया है। तो यहाँ पे एलटीआई माइंट्री हमें काफी अच्छा लग रहा है। रिसेंटली थोड़ा हमने कंसोलिडेशन देखा है, बट आज जैसे ही इसमें ओवरऑल प्राइस और वॉल्यूम डेवलपमेंट हुई है, उसके चलते एक पॉसिबिलिटी लग रही है कि ये स्टॉक उसका जो एक मल्टी मंथ वीकली क्लोज आज कंफर्म कर सकता है। तो इसलिए हमें एलटीआई माइंट्री यहाँ पे अच्छा लग रहा है। और आप 1-2 दिनों का अगर व्यू पकड़े नेक्स्ट वीक के लिए, तो ये प्रॉब्ली 5450 5500 के लेवल्स भी टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे करंट लेवल पे हम बाय करने की सलाह देंगे, और जो स्टॉप लॉस होगा वो 5125 का रहेगा। माइंट्री अभी हम बात कर रहे थे इनफैक्ट शशांक देसाई से, जो एक आउटलुक दे रहे थे कि थोड़ी सी एनवायरनमेंट में इंप्रूवमेंट जरूर है, लेकिन नंबर्स ही बताएंगे कि कितनी ज्यादा बेहतरी देखने को मिली है और उसमें समय है। चलिए थोड़ा और अब आगे बढ़ते हैं और एक ऐसे स्पेस की बात करते हैं जो आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, खास तौर से पीवीआर का शेयर। इनफैक्ट एक महीने का चार्ट आप लेकर आइएगा, क्योंकि आज तो थोड़ा सा शांत है, लेकिन हर वीकेंड पर सिर्फ और सिर्फ पीवीआर की सबसे ज्यादा चर्चा होती है। और आज के लिए वीकेंड्स तक चर्चा सीमित नहीं है, हर रोज स्टॉक में जिस तरह की तेजी बनती दिखाई दी है, काफी बढ़िया रिटर्न्स, करीब 13% तक का इजाफा अगस्त के महीने में स्टॉक ने आपको कमा कर दिया है। अब एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस हिट्स आने लगी है। पठान के साथ शुरुआत हुई थी और उसके बाद आप देखिए क्या बढ़िया रिस्पॉन्स देखने को मिला। एटलीस्ट हिंदी बॉक्स ऑफिस पर गदर 2 ने वर्ल्ड वाइड 630 करोड़ तक का कलेक्शन दिखाया है। जेलर ने करीब 600 करोड़ के आसपास का आंकड़ा दिखाया है। और अब यहां से आगे एक और शाहरुख खान की बड़ी हिट फिल्म आने वाली है। इसमें मैंने OMG 2 नहीं गिना है, जो दूसरी फिल्में आई थी वो नहीं गिनी है, लेकिन देव ऑल बीन ग्रेट हिट्स। करण तौरानी इस सेक्टर को काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं। और करण, मुझे याद है कुछ 1 महीने पहले जब आपसे बात हुई थी, तब आपने यही इनफैक्ट प्रिडिक्ट किया था कि फॉर्चून्स पूरी तरह से बदल जाएंगे जिस तरह का लाइनअप है। ये बताइए, इस समय जो करंट रनिंग्स देखने को मिली हैं बॉक्स ऑफिस पर, कितनी कमाई हो पाई है ये अगस्त के महीने में विद दीस कपल ऑफ फिल्म्स जो पीवीआर के लिए आई? और ये सिर्फ हिंदी बॉक्स ऑफिस नहीं है, ओपेनहाइमर, बाबी के भी कलेक्शंस काफी जोरदार रहे थे। हेलो अर्शिता, गुड आफ्टरनून। तो अगर हम ऑक्यूपेंसी लेवल्स की बात करें तो डेफिनेटली एक रिस्पाइट दिखने आ रहा है। हमने टीवीआर को तकरीबन 3 हफ्ते पहले अपग्रेड भी किया था, क्योंकि ऑक्यूपेंसी लेवल्स अपवर्ड ट्रैजेक्टरी पे जा रही थी। तो अभी क्या हो रहा है कि बेसिकली जो आपका कंटेंट है उसमें इंग्लिश और रीजनल कंटेंट तो चल ही रहा था पिछले 1 साल से, बट हिंदी कंटेंट का बहुत बड़ा लैग था। आई थिंक हिंदी कंटेंट में कंसिस्टेंसी नहीं आ रही थी। आई थिंक अगर हम देखें पिक्चरों को, लास्ट ईयर की बात करें तो KGF और 2 और RRR और भूल भुलैया के बाद ऐसी कोई बड़ी हिट पिक्चर आई नहीं थी। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर हमने दृश्यम और ब्रह्मास्त्र जैसी पिक्चरें देखी थी।
और फिर ये साल जनवरी पठान के साथ चालू हुई और उसके बाद आई थिंक अगेन केरला स्टोरी के अलावा और कोई बड़ी पिक्चर नई कलेक्शन हो पाई थी। तो आई थिंक लास्ट 2 महीने से सिचुएशन काफी इंप्रूव होता दिख रहा है, क्योंकि रॉकी रानी, प्रेम कहानी ने कलेक्शंस रीजनेबल नंबर के किए हैं। गदर 2, OMG 2 ये भी मूवीज ने कलेक्शंस अच्छा किया है। तो अगर हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो आई थिंक कंटेंट जो है वो कंटेंट चेंज हो रहा है। कंटेंट VFX ड्रिवन कंटेंट आ रहा है, फ्रेंचाइज ड्रिवन कंटेंट आ रहा है। तो अगर आप हिट पिक्चरों की बात करें, जो भी ये सारे मूवीज है, ये कोई भी रीमेक नहीं है साउथ या इंग्लिश फिल्मों की, ये सब ओरिजिनल मूवीज है या ये सब हिंदी फ्रेंचाइज फिल्म्स है पार्ट 1 पार्ट 2 बेसिस। तो एक ये बहुत ही अच्छा साइन है कि फ्रेंचाइज बेस्ड मूवीज बन रही है और रिस्पाइट आ रहा है हिंदी बॉक्स ऑफिस में। इसके अलावा आई थिंक टिकट प्राइसेस में अगर हम बात करें तो सपोर्ट हॉलीवुड से भी बहुत ही अच्छा आया है, क्योंकि मिशन इम्पॉसिबल, ओपेनहाइमर जैसी मूवीज, बारबी, ये सारी मूवीज ने हॉलीवुड फिल्म ने भी अच्छा किया था जुलाई के मध्य में। तो अगर हम ऑक्यूपेंसी की बात करें, आई थिंक अगस्त का महीना ये पहला महीना होगा कि हमने प्री कोविड ऑक्यूपेंसी के आगे हम चले गए हैं। मेरे अंदाजे से आई थिंक ये महीने की ऑक्यूपेंसी तकरीबन 35 से 36% के प्रतिशत के आसपास हो सकती है मल्टीप्लेक्सेस के लिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स। इनफैक्ट आज सुबह पीवीआर की तरफ से वो स्टेटमेंट भी आ रहा था कि हाईएस्ट एवर मंथली एडमिशंस देखने को मिले हैं अगस्त के महीने में। ये बताइए कि यहाँ से आगे अगर फिर नंबर्स की डिलीवरी की बात हो, कंस्ट्रिंग अब अगले हफ्ते मेरे ख्याल में पठान रिलीज होगी और उसका जो ट्रेलर लॉन्च हुआ है उसको तो बहुत ही जोरदार रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जवान, आई बेग योर पार्डन, नॉट पठान, जवान। ये बताइए ये कितना लेकर आ सकती है, एक्सपेक्टेशन क्या है इस समय जब आप लोगों से बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स में आई एम श्योर हलचल चल रही होगी, आप उन लोगों से काफी संपर्क में रहते हैं। तो अगर हम जवान की बात करें तो मेरे हिसाब से ट्रेलर को बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। तो मेरे हिसाब से जवान की जो ओपनिंग नंबर्स होगी वो गदर 2 के आसपास होगी, अगर हम ओपनिंग डे या ओपनिंग वीकेंड की बात करें। उसके बाद टिपिकली यही डिसाइड किया जाएगा कि कंटेंट किस तरीके से जाता है। अगर कंटेंट ऑडियंस को अच्छा लगता है तो ये पिक्चर 350-400 करोड़ के तकरीबन नंबर कर सकती है बॉक्स ऑफिस पे, नेट बॉक्स ऑफिस की बात करें। और अगर कंटेंट अगर नहीं बैठ पाता है तो ये पूरी 250 करोड़ तक आके खत्म हो जाएगी, बिकॉज इसका ओपनिंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। तो ये पूरा कंटेंट पे निर्भर करता है। बट जवान के अलावा अगर हम देखें तो आगे चल के पाइपलाइन काफी स्ट्रांग है। 2-3 बड़ी पिक्चरें आ रही है, रणबीर कपूर की एक मूवी है, शाहरुख खान की और एक मूवी है दिसंबर में डंकी जो आ रही है, प्लस सलमान खान की एक मूवी आ रही है दिवाली के आसपास, और प्लस एक अक्षय कुमार की मूवी भी आ रही है। तो आई थिंक प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि जो मीडियम बजट मूवीज है, जो स्मॉल बजट मूवीज है, वो अभी तक क्लिक नहीं हो पा रहे हैं कंसिस्टेंटली, जबकि जो बड़े पिक्चर हैं सिर्फ वही चल रहे हैं। और अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ फिल्म्स कुछ 20 या 30% नीचे आ गई है। नंबर ऑफ हिंदी फिल्म्स दैट वर प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ, वो नंबर नीचे आ गए हैं। और हमारी जो डिपेंडेंस है वो लार्ज बजट फिल्म पे बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो अगर हम प्री कोविड की बात करें, तकरीबन 45 से 50% की जो बॉक्स ऑफिस थी वो बड़े पिक्चरों से आती थी। अभी वो नंबर 85-90% के आसपास हो गए। 90% बॉक्स ऑफिस आजकल बड़े बजट पिक्चरों से आती है। तो ये बड़े बजट पिक्चरों का कंसिस्टेंटली चलना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर हम देखें ऑक्यूपेंसी नंबर्स क्यों रिवाइव हुए, बिकॉज ये बड़े बजट पिक्चर कंसिस्टेंटली लास्ट 2 महीने से चल रहे हैं। करण, अब एक चीज पे आते हैं, प्राइसिंग। और हिस्टोरिकली आपने जब से हमसे बात की है, आपने प्राइसिंग को लेकर हमेशा कमेंट किए हैं, और अब मैं आपके कमेंट चाहूंगा कि जिस प्रकार की आई थिंक फुटफॉल है, जिस प्रकार के रिस्पॉन्सेज हैं मूवीज पर, और जिस प्रकार का लाइंड अप है, ये दिवाली तक आपको क्या लगता है? क्योंकि अब पीवीआर के पास एक तरीके से एक मोनोपोली भी है, तो अभी तक वर्सेस लास्ट 3 मंथ प्राइसेस कितने बढ़ पाए हैं, कितना स्कोप है? एक तो ये। दूसरी बात ये है कि इन्होंने जो वीकडेज में अपने जो फूड आइटम्स के और बेवरेजेस के प्राइस रेशनलाइज करे थे, उससे क्या जो फूड एंड बेवरेजेस रेवेन्यू है वो थोड़ा सा डिक्लाइन होगा क्या, या फिर आपको लगता है कि नहीं, जो वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं वो कंपनसेट कर देगा उसको? राइट, तो मेरे हिसाब से अगर हम टिकट प्राइसेस की बात करें तो जैसा मैंने कहा कि आई थिंक प्रीमियम कंटेंट आ रहा है, तो उसके हिसाब से टिकट प्राइस को भी रिस्पाइट मिल रहा है। तो पिछले 3 महीने से अगर हम देखें, अप्रैल में जून क्वार्टर से लेके जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर हम देखें, तो यहाँ पे क्वार्टर इंप्रूवमेंट होएगा टिकट प्राइसेस पे। टिकट प्राइसेस अगर हम बात करें ऑलरेडी 20 से 25% ज्यादा चल रही है प्री कोविड टाइप से। सो डेफिनेटली टिकट प्राइसेस इंक्रीज होती ही जा रही है। आई थिंक ये यहाँ पे सस्टेन हो सकता है अगर कंटेंट अच्छा है। प्लस ये लोग ने और एक चीज किया है कि इन्होंने डायनामिक प्राइसिंग भी लेके आए हैं कि अगर ऑक्यूपेंसी लेवल्स कोई स्क्रीन में 30 से 40% हो जाती है तो टिकट प्राइसेस वो लोग बढ़ा देते हैं बाकी के सीट्स के लिए।
तो ये सारे चीजों से इनको फिलिप मिलेगा और टिकट प्राइसेस यहाँ से बढ़ेगी और मोनोपोलिस्टिक अप्रोच तो डेफिनेटली है। दूसरी अगर हम बात करें फूड की, तो आई थिंक फूड की जो वॉल्यूम्स है वो काफी बढ़ती हुई दिख रही है। तो अगर हम स्पेंड पर हेड की बात करें, उसमें भी अच्छा खासा ट्रैक्शन है। इनफैक्ट स्पेंड पर हेड 30 से 35% हाई चल रहा है अभी प्री कोविड टाइम से, तो वहां पे भी ट्रैक्शन मेंटेन रहा है। तो थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट दिखेगा, बट आई थिंक जो वॉल्यूम ग्रोथ आ रही है, जो मेन्यू इनोवेशन आ रहा है, जो सिनर्जीज आ रही है, जैसे कि आइनॉक्स के बहुत सारे प्रॉपर्टीज में अभी नॉनवेज चालू हो गया जो पहले नहीं था। प्लस आई थिंक जो प्राइसिंग है, जो मेन्यू बढ़ाने की बातें, मतलब आइटम्स बढ़ाने की बातें हैं, पीवीआर में वैरायटी ज्यादा थी मेन्यू की, आइनॉक्स में कम थी, तो वो अभी आइनॉक्स में भी मेन्यू की बढ़ावट हो रही है आइटम्स की। तो ये सारी चीजों की वजह से आई थिंक जो फूड प्राइसेस है वो भी एलिवेटेड रहेंगे। अब सिर्फ ये क्वेश्चन मार्क है कि ये जो ऑक्यूपेंसी लेवल्स इन्होंने किया है कि 30-35% ये महीने का जो भी है, क्या ये सस्टेनेबल है कि नहीं। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये 35% ऑक्यूपेंसी लेवल हमेशा के सस्टेनेबल रहेगा, बट अगर ये कंपनीज 27 से 28% का ऑक्यूपेंसी भी सस्टेनेबल बेसिस पे ले आ पाती है, तो देन आई थिंक यहाँ से स्टॉक में 10 से 15% का अपसाइड बन सकता है। बिकॉज क्लियरली अगर हम बात करें, इनका परफॉर्मेंस बहुत वोलेटाइल रहा है। जब कोविड के बाद सिनेमाज खुले थे तो ऑक्यूपेंसी 30% हुई थी वो क्वार्टर की। उसके बाद आई थिंक 4 या 5 क्वार्टर के बाद ये पहला क्वार्टर है जहाँ पे ऑक्यूपेंसी वापस 30-35% के आसपास आके पहुंचेगी। तो अगर ये ऑक्यूपेंसी अगर 27-28 पे भी ऑन एन एवरेज सस्टेन हो पाती है, तो ये स्टॉक पे अच्छा खासा अपसाइड बनता है। ओके, चलिए अब हम दो स्टॉक्स पर और बात करेंगे। और क्योंकि वायाकॉम 18 को बीसीसीआई से जो मीडिया राइट्स मिले हैं लगभग 6,000 करोड़ रुपए में, टीवी और डिजिटल राइट्स दोनों 5 साल के लिए 88 इंटरनेशनल मैच खेले जाएंगे, उसके राइट्स मिले हैं। करण, आप इसको कैसे देखते हैं? स्टॉक्स प्लीज स्क्रीन पर रखिएगा। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इस जो कार्यक्रम को आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर, इस कार्यक्रम का और चैनल का स्वामित्व इन्हीं कंपनियों के पास है। आपका व्यू क्या है? देखिए, एक तो राइट्स मिलना प्लस कलेक्टिवली, आई मीन आपको जब डिजिटल राइट्स और टीवी राइट्स मिलते हैं उसकी इंपॉर्टेंस कितनी होती है? आप सारे प्लेटफॉर्म्स पे इस मैच को दिखा पाएंगे? ये आपको किस प्रकार का माइलेज, वरीयता प्लस एडवर्टीजमेंट में जो एक आपको प्रीमियम थोड़ा मिल पाएगा, उसकी कितनी बड़ी गुंजाइश हो जाती है इससे? तो इसमें अगर मैं थोड़ा बैकग्राउंड आपसे शेयर करूं, तो जब आईपीएल हुआ था, तो आईपीएल हमेशा से जो राइट्स होती थी वो टीवी डिजिटल साथ में था। लास्ट ईयर पहली बार था कि आईपीएल को अनबंडल किया गया था, टीवी डिजिटल अलग अलग किया गया था। ये अनबंडलिंग की वजह से और जो एडवर्टाइजमेंट एनवायरनमेंट खराब होने की वजह से आईपीएल की रेवेन्यू तकरीबन 20% नीचे थी लास्ट ईयर के अगर हिसाब से हम देखें तो। टीवी डिजिटल के नंबर्स पे मैं कमेंट नहीं करूंगा, बट ब्रॉडली नंबर्स डाउन था। इसमें क्या होता है कि जब दो प्लेटफॉर्म एक राइट्स लेते हैं तो उनकी बार्गेनिंग पावर कम हो जाती है, वो लोग बंडलिंग नहीं कर पाते हैं। एडवर्टाइजर को एक चॉइस मिल जाती है कि मैं टीवी पे जाऊं, मैं डिजिटल पे जाऊं, तो वो लोग क्या प्राइसिंग के लिए उनको नीचे की तरफ प्रेस करते हैं। जब मतलब एक ही प्लेटफॉर्म दोनों राइट्स लेता है तो ये बहुत ही विन विन प्रोपोर्शन होता है। बिकॉज इसमें क्या होता है कि इवेंचुअली आपके पास वो प्रॉपर्टी है तो आपके पास बार्गेनिंग पावर ज्यादा है। एडवर्टाइजर को अगर ये प्रॉपर्टी पे एडवर्टाइज करना है तो वो आपके पास आएंगे, तो डेफिनेटली प्राइसिंग पे रिस्पाइट मिलता है। दूसरी एक बड़ी चीज है कि आप एक बड़े व्यूअरशिप या बड़े टारगेट ऑडियंस पे पहुंच सकते हैं, बिकॉज आपके पास टीवी भी है, डिजिटल भी है। आप दोनों को क्रॉस सेल करके, सिनर्जी करके दोनों का बेस्ट एडवांटेज ले सकते हैं। तो अगर ये बात हुई है कि दोनों प्लेटफॉर्म टीवी डिजिटल के राइट्स एक ही प्लेटफॉर्म वायाकॉम के पास गई है, तो ये बहुत ही अच्छा रिस्पाइट है। क्योंकि अगर हम प्रीमियम्स की बात करें तो आईपीएल में जो प्रीमियम्स थे पर मैच बेसिस पे वो कुछ 120% थे। बीसीसीआई के बायलैटरल सीरीज में प्रीमियम्स वर्सेस अर्लियर साइकिल की बात करें तो सिर्फ 13 या 14% है। बट आईपीएल के जो डिजिटल प्रीमियम्स थे वो 17 से 80% के आसपास थे, और जो टीवी प्रीमियम थे वो कुछ 25 से 30% के आसपास थे। जबकि यहाँ पे अगर हम देखें तो टीवी के प्रीमियम 60% है और डिजिटल के प्रीमियम 40% है बेस प्राइस के अगेंस्ट। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि बेसिकली ये एक बहुत ही अच्छा सिनारियो है कि अगर एक ही प्लेटफॉर्म दोनों राइट्स लेता है, वो उसका बेस्ट यूज कर सकता है और बेस्ट तरीके से मोनेटाइज कर सकता है। सो एक बहुत ही बड़ा फिलिप मिलेगा रेवेन्यू ग्रोथ को, बिकॉज आप टीवी डिजिटल का सबसे बड़ा स्केल पर रेवेन्यू मोनेटाइज कर पाएंगे। करण, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ समय निकालने के लिए और डिटेल में बातचीत करने के लिए इन दोनों ही मुद्दों पर। पीवीआर ऑफ कोर्स आज थोड़ा सा साइडवेज है, लेकिन नेटवर्क 18 और टीवी 18 ब्रॉडकास्ट में हम देख रहे हैं तेजी बनी है। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पर फोकस शिफ्ट करके वापस कुछ और ट्रेड्स पर आएंगे और खासतौर से चार का चौका का इंतजार है। मानस तैयार बैठे हैं अपना सस्ता ऑप्शन का ट्रेड आइडेंटिफाई करके। मानस बताइए। तो देखिए, टाटा पावर के ऑप्शन में खरीदारी करेंगे। एक ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट हमने आज टाटा पावर में देखा है, तो 255 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं टाटा पावर में। 9 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है।
वहां पर 6.5 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 14 रुपीज के टारगेट सेट करने हैं। तो टाटा पावर का 255 का कॉल ऑप्शन लेने की सलाह रहेगी। ओके, 255 का कॉल ऑप्शन लेकर जाना है। दिखाइएगा प्लीज वो 255 के आसपास जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कॉल 255 का 8 रुपए 80 पैसे पर है और यहीं पर दरअसल तेजी आगे बनेगी। राजेश सातपुते, आपका एफएनओ सुपरस्टार। हर्षदा जी, देखिए नजर तो है बैंकिंग स्टॉक्स पे, तो उसमें से अगर एक चुनना है देन डेफिनेटली आई वुड लाइक टू टेक द लीडर। और मुझे लगता है इस पूरे पैक को अभी तक जो सपोर्ट किया है वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक अगर आप देखें इट्स ऑन द वर्ज ऑफ बिग ब्रेकआउट। 1000 के ऊपर जैसे ये ट्रेड करना शुरू करेगा 1040 का टारगेट अनफोल्ड करेगा। सो इवेंचुअली हम इसका टारगेट सेट करेंगे एज ए बीटीएसटी भी थोड़ा सोचे तो 1020 का टारगेट है, 1040 पोजिशनल टारगेट। सो ये दो टारगेट लेके एक्सिस बैंक बाय करे। स्टॉप लॉस जो होगा हर्षदा जी वो रहेगा 980 का। तो इट्स अ बाय इन एक्सिस बैंक। ओके, बाय इन एक्सिस बैंक। अगला ट्रेड लेते हैं कविता जी से। आज का चार्ट का चमत्कार। कविता जी क्या पिक कर रही हैं आप? सो वीरेन जी, LTIM पर एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है। अपनी प्रीवियस हाई 5296 के ऊपर जाकर ये अब ट्रेड होने लगा है। अपने साइडवेज जोन से बाहर निकलता हुआ है काउंटर। मुझे लगता है फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 5400 के लिए LTIM पर बाय ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करें 5 to 4 से। ओके, LTI Mindtree 5300 पे ट्रेड करता हुआ डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। ये कविता जी का कॉल है। धर्मेश खान जी के पास चलते हैं आज का मिड कैप फंडा पिक करने के लिए। धर्मेश, बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? विलेन, एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मुझे गुजरात गैस में दिखता है। कंपनी ने पिछले 1-1.5 महीने में 2 बार प्राइस हाइक लिया है और जिस तरीके से नेचुरल गैस प्राइसेस फॉर्म अप हो रहे हैं तो इस बार कंपनी काफ़ी प्रोडक्टिव है प्राइस हाइक्स लेने में, बेसिकली इंडस्ट्रियल सेगमेंट में। और फेस्टिव सीजन में जो मोरबी क्षेत्र जहाँ पर टाइलें बनती है वहाँ पर डिमांड भी बढ़ जाता है, तो वॉल्यूम ऑफ टेक हो ही रहा है। और पिछले क्वार्टर में हमने देखा था कि इसकी वॉल्यूम में इजाफा भी हुई थी। तो मुझे लगता है कि जो रिसेंट करेक्शन हुआ प्राइस 530-520 से ये 450 के लेवल तक गिरा है, तो एक अपॉर्चुनिटी बनता है यहाँ पे। एक अपॉर्चुनिस्टिक बाइंग ट्रेड है। इसको आप यहाँ पर ट्रेड लेके 450-60 के आसपास के रेंज में इसको बाई करके चल सकते हैं 510 के टारगेट के लिए। फंडामेंटली बाकी कोई खास चीज़ नहीं है। ओनली इज कि वॉल्यूम डिमांड में ट्रैक्शन है, प्राइस हाइक्स ले रखा है और इसके जो रिटर्न रेशियोज है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 23-24 का इनका ROE है और मुझे लगता है मार्जिन आने वाले दिनों में ये चूंकि ये प्राइस हाइक्स ले रहा है 12 से 13% का ऑपरेटिंग मार्जिन बना रहेगा। गुजरात गैस, ये आपका ट्रेड है। आइए एक एक करके आपको चारों के चारों ट्रेड्स बताता हूँ। यहाँ पर शुरुआत हुई थी मानस के ट्रेड से। आज सस्ता ऑप्शन प्लीज स्क्रीन पे रखिएगा। और मानस ने पिक किया था आज टाटा पावर की कॉल सितंबर की 255 की विद द पॉसिबल टारगेट ऑफ 14 ऑन द हाई साइड। उसके बाद राजेश सतपुते जी का नंबर था। आज एफएनओ सुपरस्टार उन्होंने पिक किया था एक्सिस बैंक फ्यूचर्स 992 पे और ये ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी आ जाएगी बिलीव करते हैं। 1020-1040 इसकी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी। कविता जी ने LTI Mindtree पिक किया था। आपकी स्क्रीन पर 5400 का लक्ष्य 5300 की रेंज में ट्रेड करता हुआ। और गुजरात गैस अभी धर्मेश जी ने पिक किया और पॉसिबल टारगेट नहीं है यहाँ पे, लेकिन मीडियम टर्म प्रोस्पेक्टिव से 457 पे ये कॉल है। खैर, अब एक ब्रेक का वक्त है। मार्केट स्टिल एट डे हाई, हायर लेवल्स को होल्ड करते हुए। ये होता है शॉर्ट कवरिंग का कमाल। लेकिन यहाँ से अगर आप थोड़ा सा पोजिशनली बाजार को रीड करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ब्रेक के उस छोर पे कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के उस तरफ हमारे साथ अमित गुप्ता होंगे, फंड मैनेजर PMS ICICI सिक्योरिटीज़ के। उनसे करेंगे खास बातचीत बाजार के इस डिप पर और फर्स्ट डे के पुल बैक पर उनकी रीडिंग क्या है। छोटे से ब्रेक के बाद आ रहे हैं। इनफैक्ट डे हाई पर ही इस समय निफ्टी आपको दिखाई देगा और निफ्टी बैंक भी 44,487 पर, ये भी इनफैक्ट 45,500 के लेवल्स पर पहुंचता हुआ दिखाई दिया है। अब क्लोज क्या उन लेवल्स पर आएगा पता नहीं, लेकिन मोमेंटम तो है। चलिए, स्पीच मार्केट बिग वॉइस में आज हमारे साथ हैं ICICI सिक्योरिटीज के PMS फंड मैनेजर अमित गुप्ता। अमित, स्वागत है आपका। अगस्त की सीरीज थोड़ी सी पेनफुल जरूर साबित हुई, लेकिन एक फ्रेश स्टार्ट टू सितंबर। लेकिन सवाल यही है कि जहां पर पहले दिन ही इतना खासा मोमेंटम देखने को मिला है, अब यहाँ से अप्रोच क्या रहेगी? कितनी अग्रेसिव तेजी के लिए ये बाजार तैयार है? क्योंकि आगे ऑफ कोर्स RBI की बैठक होगी जहां पर वो इंक्रीमेंटल CRR पर बातचीत करेंगे। आगे कुछ और डेटा पॉइंट्स अमेरिका से जो आएंगे वो शायद मूड ग्लोबल मार्केट्स का सेट करते हुए दिखाई देंगे। आप इस समय किस तरफ बैठे हैं? बहुत तेजी की तरफ या फिर थोड़े से सर्कमस्पेक्ट है?
देखिए मार्केट का कलर तो डेफिनेटली मिड एंड स्मॉल कैप की तरफ मूव किया है। अगर आप देखिए मार्केट अभी 800 पॉइंट की बिकवाली आई थी, बट अगर आप मिड एंड स्मॉल कैप इंडाइसेस देखिए तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग उधर नहीं है। तो उस तरफ से अगर आप देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मार्केट के अंदर है। और हम देख रहे हैं कि काफी नए सेक्टर्स इमर्ज कर रहे हैं। पहले हम लोग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज पे फोकस नहीं कर रहे थे, बट जिस तरह से एफटीए एग्रीमेंट साइन हुए हैं रिसेंटली, उसके बाद इवन टेक्सटाइल कंपनीज हैं या कुछ केमिकल कंपनीज हैं, उधर भी आपने देखा है कि थोड़ा सा रिकवरी आता हुआ दिखा है। तो मेरे ख्याल से मार्केट ब्रॉड है और इस वजह से निफ्टी के अंदर अगर और भी बिकवाली थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन लंबा भी चलता है, देन आल्सो आई थिंक पोर्टफोलियो के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आने वाला है अगर आप मिड एंड स्मॉल कैप पोर्टफोलियो के अंदर हैं। ये मिड एंड स्मॉल कैप पर ही अब ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है और मैं कुछ डेटा पॉइंट्स पढ़ रही थी कि कई ऐसी कंपनियां हैं जहां पर एक तो या तो 52 वीक हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। बीएसई 500 में से 200 स्टॉक्स हैं जो 52 हफ्तों के हाईस पर हैं। आप अगर मिड कैप शेयर देखेंगे तो 65 शेयर 1 ईयर हाई पर हैं। स्मॉल कैप में वो लिस्ट और बड़ी हो जाती है, 440 स्टॉक्स 1 ईयर हाई पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वो कुछ रिटर्न्स भी, इनफैक्ट वो ग्राफिक्स आ रहे थे जिसमें भेल जैसे काउंटर्स, लिंडे इंडिया जैसे काउंटर्स, जेएसडब्ल्यू एनर्जी जैसे काउंटर्स जबरदस्त गेन्स देखने को मिले हैं। अमित, इनमें से कोई स्टॉक्स जो आपके पोर्टफोलियो या फिर पीएमएस में हो तो बताइए, स्पेशली ये भेल और इंजीनियरिंग से जुड़े हुए एंसिलरी प्लेज में यहाँ से कितनी और तेजी देखने को मिल सकती है? क्या फंडामेंटल वो आपको कारण दिख रहे हैं और बेहतर परफॉर्मेंस के या आउट परफॉर्मेंस के? देखिए अगर आप बुक वैल्यू भी देखेंगे बीएचईएल का तो 78-80 रुपीज के आसपास आता है। तो मुझे नहीं लगता ये बहुत ज्यादा अभी फेयर वैल्यू के पास आएगा, क्योंकि ऑर्डर बुक पोजीशन स्ट्रांग हो रही है। आप देखें तो पावर है, कैपिटल गुड्स है, राइट, रेलवेज है, इन तीनों सेगमेंट से जो ऑर्डर्स हैं वो अभी रिसेंटली आए हैं। इनफैक्ट हमने देखा है, अगर आप प्राइवेट में भी देखिए एमएनसी कंपनीज में सीमेंस का जितना ऑर्डर बुक है वो ऑलरेडी फुल हो चुका है। और जिस तरह से रेलवे के ऑर्डर्स आए हैं, मेरे ख्याल से जो अभी हमने बहुत बड़ा ऑर्डर आता हुआ देखा है रेलवे का, और अगर इस तरह से और 5-6 ऑर्डर्स आते हैं तो ये कंपनी जो ऑलरेडी फुल कैपेसिटी तक पहुंच चुकी हैं, मेरे ख्याल से वो ऑर्डर फ्लो आपको और जगह भी जाता हुआ दिखेगा। तो जिसका बेनिफिट आज पीएसयूज जो कंपनीज बहुत टाइम से नहीं पार्टिसिपेट किए हैं उनको भी आ रहा है। जिनके अंदर डेट लेवल्स थे, मार्केट ये उम्मीद करता है कि अभी अगले कैश फ्लोज में वो डेट लेवल्स को चुका पाएंगे, रिटर्न रेशियोज थोड़े से इंप्रूव होते हुए दिखेंगे और इसी वजह से ये रिवर्सल है। तो मेरे ख्याल से अगर आप प्राइस टू बुक में देखिए तो इट इज वेरी मच पॉसिबल कि बीएचईएल अगर वहां से डबल भी हो सकता है जो उसकी बुक है। तो अगर बुक उसकी 80 के आसपास है तो स्टॉक 160 काइंड ऑफ लेवल्स तक भी ये स्टॉक मूव कर सकते हैं। तो आई थिंक उस तरह का सिनेरियो बिल्डअप हो रहा है अभी इन कंपनीज में। आप रेलवे में देखिए तो रेल टेल एक कंपनी है जिसने अच्छा बढ़त ली है और ये हमारे एडवाइजरी पोर्टफोलियोज का पार्ट है। और इसके अंदर हमने इसलिए पोजीशंस बिल्डअप की हैं क्योंकि आज जब आप नई ट्रेन्स लेकर आएंगे मार्केट में, लॉन्चेस हो रही हैं, तो उसके साथ साथ सबके अंदर आपको जो 5G या एडवांस सर्विसेज हैं टेलीकॉम की, वो सब प्रोवाइड गवर्नमेंट करने की सोच रही है। तो उसके साथ अगर आप देखिए तो रेलटेल जैसी कंपनी है जो जिसके साथ भी जुड़ेगी, बट इसका रेवेन्यू जनरेशन डेफिनेटली काफी अच्छा होने वाला है। तो ये टेलीकम्युनिकेशन एज ए थीम आज इंडिया में बहुत तेजी से आ रही है, क्योंकि डेटा का यूज आप जिधर भी सफर करें, आप आज आप प्लेन में सफर करें या ट्रेन में करें, आज डेटा का यूज की डिमांड लगातार कस्टमर्स की तरफ से आ रही है। तो अगर हम ऐसी साइंटिफिक तरीके से वो सब चीजें यूज कर पाए तो नथिंग लाइक दैट, एंड आई थिंक उसी पर ये स्टॉक्स अब बिल्डअप कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ये कुछ ब्रोकरेज हाउसेस में इसका टारगेट जो था बीएचईएल का 110 से बढ़ा के करीब करीब 158 रखा गया था। तो मोर और लेस अमित जी का भी व्यू वही है 160 का। अमित, चाइना में जो रियल स्टेट के साथ हो रहा है, या फिर ऑन द कॉन्ट्रेरी जो चाइना की सरकार अब अपनी इकोनॉमी को मजबूत रखने के लिए कदम उठा रही है, अभी मेटल्स पे आपका व्यू क्या बन रहा है? मेटल्स ने आज उसको हाथों हाथ लिया, निफ्टी मेटल इंडेक्स ऑल टाइम हाई पर, प्लस हमारी कंपनियों का भी अगर आप लीवरेज देखें पिछले 2 साल में वो काफ़ी कम हो गया है। कुछ कंपनियों ने तो बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल अपने डेट को जीरो करने की बात भी कही है। आपका मेटल्स पे व्यू क्या है? कितना आपने वेटेज दिया मेटल्स को इस वक्त, और क्या करना चाहिए? क्या ये डोमिनेट कर सकता है आगे का स्विंग? देखिए चाइना का, वीरेंद्र, अभी सेटअप क्या है कि देखिए वहां पर डिमांड का तो स्लो डाउन डेफिनेटली है, राइट। अभी एवरग्रांड अगर आपका बैंक्रप्सी फाइल करता है
तो ये काफी कंफर्म्ड है कि डेस्पाइट इंटरेस्ट रेट कट उतना ज्यादा बेनिफिट हो नहीं पाया है अभी तक चाइनीज इकोनॉमी को। तो जहां पर जो प्रोडक्शन लेवल्स हैं कंपनीज के, वो डेफिनेटली क्या है कि अब थोड़े कट भी हो रहे हैं, राइट। हमने पहले भी देखा था कि बहुत ज्यादा डंपिंग था, बट प्रोडक्शन लेवल कट हुए हैं। यानी कि अगर आप केमिकल स्टॉक्स को भी देखिए तो जो अभी रिवर्सल है वो इसलिए है क्योंकि केमिकल स्टॉक्स में जो सोडा ऐश है या इन सब के अंदर हमारे प्राइसेस बढ़े हैं और उसका फायदा कंपनीज को होगा। अब मेटल्स में भी आप देखें तो मेटल के अंदर भी जो इंपोर्टेड कॉस्ट था मेटल स्टील का इंडिया में, देन द डोमेस्टिक स्टील प्राइस वो कम था। तो अगर आपका डंपिंग कम है या फिर मान लीजिए प्रोडक्शन कट्स होते हैं तो उसका फायदा हमारी मेटल कंपनीज को पहुंचेगा। और साथ में जो डॉलर का प्रोपोजिशन है, आप डॉलर लगातार सबड्यूट है। आप डॉलर इंडेक्स को देखिए 115 था और आज 103 के आसपास है, डिस्पाइट इसके कि रिसेंटली स्मॉल बैंक्स को, रीजनल बैंक्स को फिर से डाउनग्रेड किया गया है मूडी के द्वारा, बट उसका इम्पैक्ट डॉलर के ऊपर नहीं है। क्योंकि पहले तो हम रिस्क ऑफ सेंटीमेंट में देखते थे कि डॉलर के अंदर बाइंग अच्छी खासी आ जाती थी, बट इस बार वो ऐसा नहीं हो रहा है। तो डॉलर डिनोमिनेटेड है ये ज्यादातर कमोडिटीज, तो उसकी वजह से थोड़ा कमोडिटी में पुलबैक है। अभी आप देखिए तो क्रूड ऑयल के अंदर भी आप 87 88 तक के डॉलर्स के लेवल्स आए हैं। तो जो लोअर क्रूड डॉलर होता है तो वो इम्पैक्ट एक कमोडिटी पर आता है, जिसकी वजह से फिलहाल इन कंपनीज को फायदा है। फेयर इनफ। लेकिन एक और चीज जो हमने देखी है स्पेशली पिछले एक महीने में, और इस पर मैं आपकी भी राय लेना चाहूंगी अमित, कि बड़े पैमाने पर बाजार में टर्नओवर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। और इस वजह एक और वजह इसकी भी है कि पार्टिसिपेशन स्पेशली प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स की तरफ से बढ़ा है। हमने देखा है कई ऐसी ब्लॉक डील्स हुई हैं जहां पर या तो पीई या फिर प्रोमोटर्स ने अपना कुछ माल बेचा है। अब ये शायद मार्केट में जो एक्सूबरेंस है उसके तहत हो रहा होगा या फिर कुछ और कारण होगा। लेकिन यहां से आगे का आउटलुक क्या अमित, इस पर हम आएंगे। लेकिन वो डेटा पॉइंट सुमित ने इनफैक्ट तैयार किए हुए हैं तो वो हल्का सा उस पर भी एक टच अपॉन करते हैं। सुमित, 1 लाख करोड़ तक का हम देख रहे हैं टर्नओवर अब तक हो चुका है। तो 1 लाख करोड़ की तो प्रमोटर्स की तरफ से सेलिंग हो चुकी है। और इस पूरे साल 2023 में अब तक यानी कि 8 महीने के दौरान या 9 महीने के दौरान ही आपने देखा कि किस तरह की मासिव सेल ऑफ आई है। क्योंकि प्रमोटर्स की बिकवाली है, पीई फंड्स की बिकवाली है, तो करीब करीब 1 लाख करोड़ का एक नंबर हम अचीव करते हुए देख रहे हैं। और स्पेशली जो ये सेल ऑफ आ रहा है ये मिड कैप स्मॉल कैप में आपको ज़्यादा दिखाई पड़ेगा, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप ने रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचते हुए दिखाई पड़े हैं। तो उसका भी एक इम्पैक्ट यहाँ पर आपको ज़रूर इन स्टॉक्स के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। कुछ नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे जहाँ पर प्रमोटर्स की बिकवाली किस तरह की है। खासतौर से 2023 में ये नंबर जो आया है वो रफली 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। 2022 में 41,000 करोड़ था, 2021 में 32,000 करोड़ था, 2020 तक 51,000 करोड़ था और 2019 में 38,000 करोड़ था। तो आप नंबर से आइडिया लगा लीजिए कि पिछले साल के 41,000 करोड़ के सामने अब तक करीब करीब 1 लाख करोड़ की बिकवाली प्रमोटर्स की तरफ से होते हुए दिखाई पड़ चुकी है अलग अलग कंपनियों के अंदर। इसकी वजह जिसकी वजह से जो कैश मार्केट का वॉल्यूम है वो भी काफी बढ़ रहा है। कैश मार्केट का वॉल्यूम 22 महीने के ऊपरी स्तरों पर पहुंच गया है। अगस्त में ही करीब 86 से 87,000 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली यहां पर हुई है। जुलाई में 77,000 करोड़ रुपए के आसपास का ट्रांजैक्शन होते हुए दिखाई पड़े हैं। जून में 67,000 करोड़ रुपए के आसपास का ट्रांजैक्शन है। वहीं अप्रैल और मार्च में ये ट्रांजैक्शन करीब 50 से 52,000 करोड़ रुपए के आसपास थे। तो एक जंप वॉल्यूम्स में भी आया है और एक जंप प्रमोटर की सेल ऑफ पे भी आ रहा है। तो वो चीज रिफ्लेक्ट हो रही है मार्केट्स के अंदर, जिसकी वजह से आपको टर्नओवर का एक नंबर काफी बड़ा आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। शुक्रिया सुमित इस अपडेट के लिए। अब इसमें कुछ नाम मेरे को डिस्टिंक्टली याद हैं जहां पर प्रोमोटर सेलिंग हुई। इसमें अदानी ग्रुप था, जेएसडब्ल्यू एनर्जी जैसे प्लेयर्स थे, इंटरग्लोब एविएशन जैसे प्लेयर्स थे। और फिर दूसरी तरफ जहां पर बड़े निवेशकों ने अपना स्टेक बेचा, आज का एग्जांपल 5 स्टार फाइनेंस, इससे पहले जोमैटो में हम वो डील्स आती देख चुके हैं। इस डेटा पॉइंट को अब कैसे डाइजेस्ट करके एक्ट कैसे करना है अमित, क्योंकि जोमैटो हो, 5 स्टार फाइनेंस हो, जब भी ये सौदे हुए हाथों हाथ लिया गया है, बड़े निवेशकों ने पार्टिसिपेट किया है, लेकिन रिटेल निवेशक को यहाँ पर क्या कुछ पढ़ना है? नॉर्मली कहते हैं कि प्रोमोटर सेलिंग तब आती है जब शायद वो स्टॉक या बाजार पीक पर आ रहा है। राइट, तो देखिए अभी प्रोमोटर सेलिंग का इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक व्यू लिया जाता है। तो अगर कोई प्राइवेट इक्विटी किसी कंपनी में है तो वो उस कंपनी के ऊपर व्यू लेता है कि उसका स्टॉक का भाव अगर इस लेवल पर है जहां उसे लगता है कि आई हैव टू एग्जिट, और वो काफी अच्छे भाव पर एंटर होते हैं तो दे एग्जिट। बट जिस तरह के समीकरण मार्केट में बन रहे हैं, जिस तरीके की ऑर्डर बुक है और मनी फ्लो हो रहा है, उसको देख के लगता है कि दूसरे इन्वेस्टर्स एक अपॉर्चुनिटी लेकर उसमें आ रहे हैं। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि
जो प्रमोटर्स उन स्टॉक से निकलते हैं, ऐसा नहीं है कि वो इक्विटी मार्केट के बाहर आ जाते हैं। फाइनली वो पैसा एक स्टॉक से निकलकर बहुत स्टॉक में जाने की पॉसिबिलिटी होती है थ्रू सम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, और ये मार्केट में हो रहा है क्योंकि मार्केट ब्रॉड है। तो अगर कोई प्रमोटर बोलता है कि नहीं मुझे इस भाव पर इस कंपनी से बाहर निकलना है, तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं ये भी व्यू बनाते हैं कि ये मार्केट में आज काफी सेक्टर्स इमर्ज हो रहे हैं, तो हो सकता है कि हम अपने पैसे को कहीं और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और हमारी कंपनी स्पेसिफिक की अभी ऑर्डर बुक की पोजीशन एक लेवल तक पहुंच गई है, तो शायद अभी उस उतने समय में ये स्टॉक उतना ज्यादा परफॉर्म नहीं करे। तो आई थिंक ये मूव के साथ जो मूवमेंट है वो है बाजार के अंदर ही, बट पैसा आपका एक स्टॉक से निकलकर ब्रॉडर मार्केट में मूव कर रहा है थ्रू सम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। कुछ स्टॉक्स, आई एम नॉट श्योर इस पर आप कमेंट करेंगे या नहीं, जिस तरह से जोमेटो में हमने देखी वो ब्लॉक डील्स और जो बड़े नामी फंड्स मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, ये सब ने पार्टिसिपेट किया। दूसरी तरफ सूला में हमने देखा यही मॉर्गन स्टैनली, सोसाइटी जनरल जैसे नाम सामने आए। इनमें से कोई स्टॉक जो आपको पसंद है जहां पर हमने देखा है डिस्पाइट द पीई या फिर पहले निवेशकों की बिकवाली स्टॉक्स अभी भी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं? तो आई थिंक जोमेटो के अंदर अगर मान लीजिए अगर आपको इस पर्टिकुलर मार्केट डिक्लाइन में अगर प्रॉफिट बुकिंग मिलती है, तो ये स्टॉक डेफिनेटली ऐसा है जो कमिंग आउट बेटर। तो अगर आप इतने डीप लॉसेस से अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ मूव कर रहे हो, आई थिंक ऑल क्रेडिट गोज टू द प्रोमोटर्स एंड द वे दे आर रनिंग द कंपनी नाउ। और इंडिया के अंदर जो कंज्यूमर डिस्पोजेबल इनकम है, आई थिंक वो आने वाले समय में बढ़ेगा, और फेस्टिवल सीजन की तरफ भी आप मूव कर रहे हो। आपके मेरे ख्याल से अगले 6-7 महीने के अंदर जो इनका ऑर्डरिंग पोजीशन है वो यहाँ से नीचे तो नहीं है बल्कि और इंप्रूव ही होने वाली है। तो जस्ट स्टॉक प्राइसेस आई थिंक एक फेयर प्रीमियम वैल्यूएशन के प्रीमियम पे चले गए हैं। तो आई थिंक अगर वो कहीं से प्रॉफिट बुकिंग आती है तो मेरे ख्याल से अगले 6-7 महीने में ये स्टॉक के अंदर बहुत ज्यादा डाउनसाइड तो यहाँ से हम नहीं देखते। आपसे इजाजत लेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालकर इन सभी स्टॉक्स और इन मुद्दों पर बात करने के लिए। इनफैक्ट जोमेटो के लिए ऑफ कोर्स फेस्टिव सीजन का जिक्र तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही जैसे जैसे ये एशिया कप की मैचेस आना शुरू होंगी, आपका फिर वर्ल्ड कप शुरू होगा, तो जाहिर तौर पर जोमेटो और जुबिलेंट फूड वर्क को बड़े कॉल्स जाएंगे और बड़े ऑर्डर्स भी आएंगे इनके हाथ। अच्छा, टीवीएस मोटर इस बीच नंबर्स आ चुके हैं। अगस्त की बिक्री 3.45 लाख यूनिट्स, ये इन लाइन है क्योंकि 3.3 का दरअसल मार्केट अनुमान लगाकर बैठा था, तो 15,000 गाड़ियां ज्यादा इन्होंने बेची हैं उस अनुमान की तुलना में, और वो स्टॉक आपके सामने टीवीएस मोटर का 2.5% ऊपर है। समित चौहान हमारे साथ है। समित, पहले टीवीएस पर एक फटाफट व्यू दीजिए प्लीज। देखिए, ओवरऑल ऑटो स्पेस में हमने देखा है कि काफी एक स्ट्रॉन्ग बज रहा है लास्ट 5-6 महीनों से। टीवीएस मोटर्स ने रिसेंटली एक ब्रीफ पॉज लिया है कंसोलिडेशन का, और वापस 3-4 दिनों में ये स्टॉक ने जो उसकी मेजर ट्रेंड है अप ट्रेंड वो रिज्यूम कर दिया है। तो यहाँ से ये स्टॉक अभी अनचार्टेड टेरिटरी में है, तो ज्यादा बड़े लेवल्स तो यहाँ पे प्रोजेक्ट करना डिफिकल्ट होगा, बट एटलीस्ट आप ये मोमेंटम जैसे ये स्टॉक में वापस पैन आउट हुआ है, तो प्रॉब्ली 1480 1495 के नेक्स्ट लेवल्स टीवीएस मोटर्स में प्रॉब्लम हमें नेक्स्ट वीक तक मिल सकते हैं। तो यहाँ पे तो डेफिनेटली बायस पॉजिटिव होगा, बट रिस्क रिवॉर्ड वाइज उतना एक अच्छा ट्रेड सेटअप करंट लेवल पे नहीं मिल रहा है। ओके, टीवीएस मोटर्स पे आपने आउटलुक सुना। चलिए अब यहाँ से बीटीएक्स की ट्रेड शुरू करते हैं, या फिर एसटीबीटी, जैसा मूड हो मंडे मॉर्निंग के लिए। प्रकाश सर, क्या कैरी करेंगे? आई थिंक आई विल कैरी विप्रो में अच्छा लगता है मुझे, ट्रेड कर रहा है 416 पर, स्टॉप होगा 414, अच्छी तेजी है। इसका जो टेक्निकल टारगेट है 425 होना चाहिए मंडे तक। यस, विप्रो याद रखिएगा 416.80, 416.90 इस प्राइस की इंपॉर्टेंस है। डायरेक्टर साहब प्लीज मैं रखना चाहूंगा वो ये, अगर मैं सिंस इट्स फॉर्मेशन ऑफ वीकली चार्ट्स, अब इसका सिर्फ एक एवरेज रह गया है वीकली चार्ट पे, दैट इज 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये सारे एवरेजेस के ऊपर, मतलब लीविंग 100 विमा, इसने 4th कंसेक्यूटिव क्लोज बट हाईएस्ट क्लोज दिया है। अपने आप में एक बहुत अच्छा लेवल है, याद रखिएगा। और डेली पर तो पूछे ही मत, ये इसका सबसे हाईएस्ट क्लस्टर है पोस्ट सितंबर 2022। बहुत क्रिटिकल मार्क पे प्रकाश सर का ट्रेड आया। मैं इनफैक्ट इसी को रेट कर रहा था कुछ देर से। इट्स अ बाय ऑन विप्रो। मानस, आपका ट्रेड क्या होगा? मेटल क्षेत्र पे ही ध्यान है, तो जेएसडब्ल्यू स्टील के फ्यूचर में खरीदारी करके जाएंगे, क्योंकि जेएसडब्ल्यू स्टील ने 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है, हाई टॉप साइड बटन को कंफर्मेशन दिया है, तो वापस पिछले हाईज जो थे वो टेस्ट हो सकते हैं।
इसलिए JSW के फ्यूचर जो कि 811.50 के आसपास चल रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस 804 रुपए के रहेंगे और टारगेट 830 रुपए के आसपास के रहेंगे। ऑप्शन में भी आप ट्रेड ले सकते हैं, 810 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 23 रुपए के आसपास भाव चल रहे हैं, वहां पर 18 रुपए के स्टॉप लॉस से 34 रुपए के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल आपके लिए JSW स्टील का एक ट्रेड तेजी का। कविता जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? आशा जी, सो LIC हाउसिंग फाइनेंस बहुत ही बढ़िया रिवर्सल दिया है पर्टिकुलर काउंटर ने, और मुझे लग रहा है ये 440 444 के प्राइस टारगेट्स के लिए मूव होता हुआ दिखेगा। अंटिल काउंटर 425 के ऊपर मेंटेन है, इसमें बाय इनिशिएट करना चाहिए फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 444। LIC हाउसिंग और LIC हाउसिंग के साथ ही दरअसल ये पहला कॉल राजेश सातपुते का था, और अब कविता जी भी कह रही है यहाँ पर एक बाय साइड का ही ट्रेड रहेगा। राजेश जी, आपका ट्रेड क्या है? हर्षदा जी, देखिए मेरी नजर है IEX। IEX का अगर आप यहाँ पे चार्ट देखें तो एक जबरदस्त प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट मिला है। एट द सेम टाइम यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का एडिशन है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो आप कह सकते हैं कि जो थोड़ा सा वीकनेस था, बेरिशनेस था, दैट सीम्स ओवर टू मी। मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छी रिलीफ रैली मिलेगी जिसका टारगेट बनेगा 142 का। सो 132 पे IEX को बाय करें, स्टॉप लॉस छोटा रखे 130 का, यानी करीबन 2.5 रुपए का स्टॉप लॉस होगा और 10 रुपए का रिवॉर्ड होगा। सो IEX इज अ बाय। इसमें बड़े दिनों बाद तेजी का मूव बन रहा है। अब यहाँ पर 4% के गेन्स और मोमेंटम को राइड करें। समित, आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए हर्षदा, कोइंसिडेंटली LIC हमने पिक किया था, बट नेवरदलेस वो ऑलरेडी कवर हो चुका है, तो यहाँ पे हम एक बैंकिंग स्टॉक के साथ जाना चाहेंगे। इंडसइंड बैंक हमें कहीं ना कहीं एक कैचअप होने के मूव दिखा रहा है, क्योंकि आज जैसे हमने ओवरऑल बैंकिंग स्पेस में यहाँ पे परफॉर्मेंस देखा है, तो हमें लगता है कि यहाँ से इंडसइंड बैंक में एक अच्छा खासा जो एक आज सुबह से तेजी आया हुआ है, ये और थोड़ा एक्सटेंड होगा। 1450 के हम टारगेट के लिए इंडसइंड बैंक करंट लेवल पे बाय करने की सलाह देंगे, जहां पे जो स्टॉप लॉस होगा वो 1396 का रहेगा। तो इंडसइंड बैंक में एक मोमेंटम ट्रेड और 1450 की तरफ बढ़ सकता है बाय साइड का ट्रेड। तो सोमवार के लिए ट्रेड्स आपके लिए निकल कर आए हैं। अच्छा, एक स्टॉक जिसकी चर्चा हम कल भी कर रहे थे, MCX आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत जोरदार खरीदारी बनती दिखाई दी है। ये काउंटर 8.8% ऊपर आज, कल और आज में खूब जोश देखने को मिला है इसमें, और आज का मूव करीब 13% का OI जोड़ रहा है। कल भी हम नोटिस कर रहे थे यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्गर रोल ओवर्स देखने को मिले। अच्छा, इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो जो हम कल चर्चा कर रहे थे वो टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन जो होगा, जो अब ये TCS वाले प्लेटफॉर्म पर मूव करेंगे, उसका इंतजार है और उस उम्मीद में भी तेजी आई है। लेकिन दूसरी तरफ जो हम डेटा पॉइंट्स पिकअप कर रहे हैं कमोडिटी मार्केट से, कि वहां पर बड़े वॉल्यूम्स पर कारोबार बनता हुआ दिखाई दिया है, तो वो भी एक ट्रिगर पॉइंट रहा है MCX की इस तेजी के पीछे। राजेश जी, ये 8% के गेन्स दिखा रहा है 1824 पर, और मैं स्टॉक पर आपके पास आ रही क्योंकि आपने ये पहले भी मैप किया हुआ है। अब अगला पड़ाव इस तेजी का क्या रहेगा, क्योंकि ये बहुत बढ़िया स्पाइक दिखाने लगा है। इनफैक्ट आई थिंक ये दूसरा या तीसरा सेशन होगा इस तेजी का। हर्षदा जी, देखिए मुझे याद है लास्ट वीक हमने इनफैक्ट 1620 1630 के आसपास इसको आइडेंटिफाई किया था, और जो टारगेट था हमने जो आइडेंटिफाई किया था उसका टारगेट था करीबन इनिशियली 1750 को लांग के अभी ये नए ट्रेजेक्टरी को अनफोल्ड कर रहा है, जिसका नेक्स्ट टारगेट होगा 1860 1860 1870। तो देखिए मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जिस तरह से यहाँ पे डेटा पैन आउट हो रहा है, जो पैटर्न पैन आउट हो रहा है, स्ट्रेंथ बनी रहेगी। सो यहाँ पे BTST करे 1800 के ऊपर ये फिलहाल जो फ्लोट कर रहा है, तो एक शॉर्ट स्क्वीज मिलेगा, तो हमारा स्टॉप लॉस जो होगा नया वो रहेगा 1790 का, वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 1790, और इस रैली को राइड करे 1860 1870 की नेक्स्ट ट्रेजेक्टरी के लिए। तो इट्स स्टिल ए बाय। बाय साइड का ट्रेड क्लियरली। ओवरऑल वॉल्यूम्स रिकॉर्ड हाई पर रहे हैं अगस्त में 1,81,120 करोड़ 1,81,120 करोड़ का वॉल्यूम MCX में अगस्त के महीने में ओवरऑल आया है। ऑप्शंस का वॉल्यूम तो 1,64,000 1,65,000 करोड़ के आसपास था। वो ट्रिगर भी है इस तेजी के पीछे। अच्छा, इस बीच अब फोकस करते हैं खिलाड़ी नंबर 1 पर। एक हफ्ता थोड़ा सा पेनफुल था, काफी वॉलेटिलिटी थी, लेकिन जैसे जैसे हम हफ्ते के क्लोज की तरफ आए हमारे रिटर्न्स भी बढ़े और ऑफ कोर्स मार्केट की चाल में भी सुधार देखने को मिला। अब ये देखिए मामला, पूरे हफ्ते ज्यादातर समय हरीश जुजारे जो पहली दफा पार्टिसिपेट कर रहे वो लीडरशिप पोजीशन में थे,
लेकिन कल अमित ने एकदम टॉप गियर में गाड़ी को लाई और 7.5% के रिटर्न से ज़्यादा के रिटर्न इनके बने हैं और ये बने हैं इस हफ्ते के खिलाड़ी नंबर 1। कुल मिलाकर 13-14% के रिटर्न्स इस हफ्ते हमारे तीनों जानकारों ने जोड़ कर दिए हैं। अमित, कांग्रेचुलेशंस, ये कल और आज में ही इनफैक्ट एक बहुत ही बढ़िया रिकवरी देखने को मिली है आपके लिए। कौन से ट्रेड्स आपके फेवर में गए? थैंक यू अर्शिता मैम। जैसे कि ट्यूसडे को आई वाज -3% और वहां से रिटर्न करना खिलाड़ी में काफी डिफिकल्ट होता है, बट ठीक है, हो गया। मेरे मिड कैप आईटी पे जो फोकस रहा उसके कारण आई कुड मेक दिस कमबैक। मैंने ट्यूसडे ऑनवर्ड्स खाली मिड कैप आईटी पे फोकस किया और उसके कारण रिटर्न्स काफी अच्छे हैं। मारुति वाज अ गुड ट्रेड। पहले 2 दिन चला नहीं, बट आई स्टिल हेल्ड इट क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे ब्रेकआउट ऑलरेडी इन प्लेस है। तो मारुति डिड वेल। और कैश स्टॉक में ऑफ कोर्स कल और परसों में जो कोचीन शिपयार्ड मैंने लिया था उसके कारण इट कंट्रीब्यूटेड टू माय रिटर्न्स। कोई ट्रेड जो आप कैरी करना चाहेंगे? मेरे को याद है आपने केपीआर मिल दिया था, लेकिन वो स्टॉक आपके एग्जिट करने के बाद चला, उस पर कोई कन्विक्शन है अभी भी? जी डेफिनेटली काफी बढ़िया स्ट्रक्चर है उसका मैम। मैंने 710-11 के लेवल पे बाय कॉल दिया था वो 760 मूव नहीं कर रहा था, इसीलिए फॉर गेम शो आई हैड टू एग्जिट, बट 760 का टारगेट आ गया उसमें। इसमें एक सेक्युलर बुल मार्केट है और मुझे लगता है कि 740 के स्टॉप लॉस के साथ 810 से 820 के टारगेट्स केपीआर मिल में पॉसिबल है। लगे हाथ, एक तो आईटी कंपनियों पर आपका क्या कॉन्फिडेंस अभी भी है, और दूसरा ये जो डिफेंस कंपनियों में आपने कोची शिपयार्ड दिया, मेरे ख्याल में हरीश ने हाल रखा था, आज अमोल ने बीडीएल पिक किया, इन डिफेंस में भी क्या वो मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है अगले हफ्ते? जी काफी अच्छा कोचीन शिपयार्ड का स्ट्रक्चर है मैम। अगर आप देखें तो यहाँ पे एक फ्लैग का ब्रेकआउट है। इनफैक्ट सुबेरे थोड़ा फिजल आउट कर गया था, लेकिन सेकंड हाफ में इट वाज बैक इन एक्शन। बीएलएचएल कंटिन्यूज टू बी इन अ गुड बुल मार्केट और वहां पे भी हम फ्रेश ब्रेकआउट वापस देख रहे हैं। तो दीज स्टॉक्स ये थोड़ा फोकस में रहेंगे आगे चल के। बट मेरा ज्यादा कन्विक्शन आ रहा है मिड कैप आईटी पे। इनफैक्ट पिछले 8-9 दिनों से यहाँ पे एक रेशियो चार्ट्स पे ब्रेकआउट है। मिड कैप आईटी वुड कंटिन्यू टू डू वेल, मुझे ऐसा लगता है, तो थोड़ा फोकस वहां पे रखना चाहिए ऑन डिप्स। ओके, चलिए अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इसी खुशी में वीकेंड पे गंगा सागर होके आइएगा। हर बार मेहमानों को ले आने की जरूरत नहीं है, कभी कभी अकेले भी होके आइए, ठीक है? कोई दिक्कत की बात। थैंक यू गुरु जी, आप भी कभी आइए। चलिए आएंगे आएंगे आएंगे, पक्का आएंगे। आपके किराए से ही जाएंगे सर, चिंता मत करिए वहाँ पे। अब एक काम करते हैं, जरा आपको एक स्टॉक दिखाते हैं। लेट्स ब्रिंग जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। करीब करीब 245 डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ और ये करीब करीब 4.5% ऊपर है। दरअसल यहाँ पे कहने की बात ये थी कि ये सेंसेक्स से बाहर आया था और अब इसको 10 दिन हो गए ट्रेडिंग को कंप्लीट। दैट मीन्स ये अब करीब करीब याद रखिएगा, ये 5% के पर फीस पे है। अब ये 10 दिन T22 सेगमेंट में था, यानी मंडे से इसकी नॉर्मल ट्रेडिंग रिज्यूम होगी 245 पे। याद रखिएगा, क्लोज हो रहा है अब 5% के पर फीस पे। अमित जी मजाक कर रहा था बस, अपने किराए से ही जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलते हैं जरा डेरिवेटिव सेटअप देखते हैं। ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सितंबर जब हमने एक मेगा शॉर्ट कवरिंग देखी, आइए स्टैट्स को देखते हैं। लॉन्ग 68, शॉर्ट कवरिंग 68। अगर आप इस कंसिडरेट फिगर को देखें, आई थिंक 60 लगभग 120-130 का डिजिट था ये। शॉर्टिंग कम रही। शॉर्टिंग मेरे ख्याल से एक डेडिकेटेड स्पेस था फार्मा, वहाँ पे थोड़ी बहुत देखी गई, और लॉन्ग अनवाइंडिंग मात्र 29 में। बीएचएल सुपर लॉन्ग बिल्डअप, वोडाफोन आइडिया। आज बाजार में अच्छी चीज़ ये थी कि आज बाजार के पास एक बहुत लंबी चौड़ी सिक्योरिटीज इन बैन पीरियड की लिस्ट नहीं थी। बीएचएल, वोडाफोन, इंडिया सीमेंट्स, एमसीएक्स, सेल, सब में स्ट्रॉन्ग मूव डोमिनेट किया मेटल्स ने। उसके बाद शॉर्ट कवरिंग बीएल में, टाटा कम्युनिकेशन में, पावर ग्रिड में, एसबीआई कार्ड्स में, इंडसइंड बैंक में, यहाँ पर काफ़ी शॉर्ट कवरिंग अच्छी थी। और उसके बाद अगर आप नेक्स्ट स्लाइड में देखें, जो एक वीक कंपोनेंट था बाजार का जहाँ पे शॉर्ट या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई, वो था आपके स्क्रीन पे आता हुआ टोरेंट फार्मा स्पेस में एबीबी, मनप्पुरम फाइनेंस, ज़ायरस लाइफ। तो कहीं ना कहीं फार्मा और टोरेंट ने दरअसल, अब कुछ न्यूज़ फ्लो इस प्रकार का हो गया है कि पूरे दिन ही इस स्टॉक का प्रेशर जो है वो बना रहा। सिप्ला की दौड़ में आई थिंक ये कंपनी जो आज थी वो पूरी की पूरी प्रेशर में रही। बाकी अगर आप लूजर्स को भी देखिए लॉन्ग अनवाइंडिंग साइड में, ग्लेनमार्क फार्मा, जुबिलेंट फूड्स बैकफुट पे था। कल का एक मूव काफ़ी स्ट्रॉन्ग था लेकिन सिंक हो गया। उसके बाद अपोलो टायर्स बैकफुट पे रहा, हेवल्स बैकफुट पे रहा, पेज इंडस्ट्रीज लगभग 1% नीचे रहे। शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग। मैंने जियो फाइनेंशियल्स का जिक्र कर ही दिया, और आज एक डेडिकेटेड डिस्कशन एक स्टॉक पे हुआ था, पीवीआर। ये वीकेंड बहुत महत्वपूर्ण है, अगला वीकेंड काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन क्लोज बिल्कुल शांत रहा एट 1778।
आज ये एक धमाकेदार क्लोज है एक स्टॉक के लिए। BHEL 136.45 पोस्ट सितंबर 2015 ये BHEL का सबसे सर्वोच्च स्तर यानी लगभग 8 साल की सबसे हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी पे जाके BHEL बंद हुआ। हमने इसी वीक एक हाउस व्यू में सुना था कि इन्होंने प्राइस टारगेट 110 से बढ़ा के 158 कर दिया है। अब से कुछ देर पहले ICICI सिक्योरिटीज से अमित गुप्ता थे, उनका भी जो फेयर प्राइस आउटलुक था वो करीब करीब 160 के आसपास था। सीमेंट में काफ़ी अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग थी। आज 263 पे इंडिया सीमेंट्स क्लोज हुआ। MCX ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव लिया। और एक स्टॉक और जिसका मैं जिक्र यहाँ पे करना चाहूँगा, जिसने लेटर हाफ में थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट किया, मतलब बैंक निफ्टी के पुश में उसका काफी कंट्रीब्यूशन रहा। लेट्स ब्रिंग ICICI बैंक। करीब करीब 968 के स्तर पे ये क्लोज हुआ और ये पुल बैक इसको बहुत क्लियर कट एक ब्रेकआउट तो नहीं देके जा रहा है, बट एटलीस्ट इसको अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर प्लेस कर रहा है। और इंडेक्स में मैं एक बात कहूंगा, अगर आपने कमा लिया तो आप प्रॉफिट से बुक कर सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये एक लीस्ट रिस्क वाली जगह है। मतलब अगर हम किसी भी सीरीज के फर्स्ट डे रिवर्सल को रिस्पेक्ट देना चाहें तो दे सकते हैं, देनी चाहिए। और वो ये है कि हम सारे एवरेजेस के ऊपर आके बंद हो रहे हैं। पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन है, 20 डे के ऊपर क्लोजिंग आ रहा है ऑन बोथ इंडेक्सेस। तो अच्छी बात है, अगर आप कैरी कर सकते हैं तो कर सकते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि ये एक लीस्ट रिस्क जोन है। बट हाँ, निफ्टी पे ये 200 पॉइंट का रिस्क इन्वॉल्व करता है और बैंक निफ्टी पे कम से कम नहीं तो 600 पॉइंट का रिस्क इन्वॉल्व रखता है। तो ये रही इंडेक्सेस की बात। निफ्टी IT याद रखिएगा 31,532 पे। निफ्टी IT अब एक बहुत ही क्रिटिकल जंक्चर पे है, लेवल पे है और स्तर पे है। अप्रैल 2022 के बाद के अब तक के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर पे। मैं आज अनुज से सुबह सुबह डिस्कशन कर ही रहा था, मेरे ख्याल से ये क्लोज कभी भी नहीं आया है। जी हाँ, दिन था 17 Feb 2023, उसके बाद 17 जुलाई को भी कोलैप्स हुआ, यानी निफ्टी IT का ये कोलैप्स हर्षदा 10 मई 2022 के बाद अब तक के हाईएस्ट लेवल पर निफ्टी IT क्लोज, शानदार क्लोज की तरफ बढ़ते हुए तीनों ही इंडाइसेस। हर्षदा, ओवर टू यू। एक जोरदार 17 और इस तरह की हरियाली हमेशा वेलकम रहती है मार्केट में। अब देखते हैं ये पूरे महीने टिकी रहती है या नहीं, क्योंकि इत्तेफाक से आज 1 सितंबर है और सितंबर सीरीज की शुरुआत भी हुई है एक बहुत ही स्ट्रॉन्गर फुटिंग पर। तो हम 19,500 के खूब करीब गए, 19,434 के आसपास इस समय मार्केट आपको दिखाई दे रहा है। 180 अंकों का इजाफा, जैसे वीरू भी मेंशन कर रहे थे, निफ्टी बैंक के लिए इंपॉर्टेंट सत्र 44,500 था। हम 44,500 के बेहद करीब गए, लेकिन वहां पर टिक नहीं पाए। 44,400 के आसपास तक के लेवल्स। और निफ्टी IT जो आउट परफॉर्म कर रहा है, सिर्फ आज ही नहीं, इनफैक्ट पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से वहां पर भी आज 350 पॉइंट की और तेजी बनी है। मिड कैप्स भी फुल फॉर्म में 325 अंकों का इजाफा यहां पर आज के दिन देखने को मिला है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पॉजिटिव जोन में इनफैक्ट मार्केट रहा है। चलिए फटाफट से कुछ आपके सामने ट्रेड्स लेकर आते हैं जो आज ही नहीं इस पूरे हफ्ते आउट परफॉर्म कर रहे थे। भेल आज का फिर आउटलायर है, 10-11% के गेन्स बनते दिखाई दिए और आज भेल के लिए अलग से कुछ खबर नहीं थी। मोमेंटम में ये चल पड़ा है, 135 का लेवल, 12% तक का इजाफा यहां पर बनता दिखाई दिया। दूसरी तरफ रेलवे कंपनियां, रेलटेल जैसा स्टॉक देखिए, पिछले हफ्ते में हमने देखा है ऑर्डर फ्लोज के लिहाज से थोड़ी थोड़ी खबरें आ रही थी। इनफैक्ट मैनेजमेंट कमेंट्री एक अखबार में बहुत मजबूत थी और रेलटेल आज एक स्ट्रॉन्गर फुटिंग पर 14% तक के गेन्स दिखाकर गया। इनफैक्ट इन PSU कंपनियों में ही हमने देखा है काफी ज्यादा इंटरेस्ट। अब देखिए NTPC, अब देखिए पावर ग्रिड जैसे काउंटर्स, ONGC जैसे काउंटर्स, वो फोरफ्रंट पर रहे हैं, उनमें तेजी बनती दिखाई दी है। हीट मैप अब आपके सामने लेकर आएंगे। आज का क्लोज किन काउंटर्स के तहत मजबूत हुआ है और कितने दिनों बाद इस तरह की हरियाली स्क्रीन पर देखने को मिली है। NTPC, ONGC जैसे काउंटर्स तेजी में। मेटल में आप देखिए JSW स्टील, टाटा स्टील करीब 3% ऊपर। आप पावर ग्रिड देख रहे हैं 3% का इजाफा दिखाने में कामयाब। इंडसइंड बैंक 2.5% ऊपर था। SBI में एक पुल बैक आया, एक्सिस में एक पुल बैक आया 1-1.5% तक का, लेकिन HDFC बैंक जो हल्की सी नेगेटिविटी के साथ ही ट्रेड कर रहा था आज दिन भर, एक फ्लैट क्लोज देखने को मिला है, 0.13% का पॉजिटिव। रिलायंस इंडस्ट्रीज ठीक ठाक है, 2411 के आसपास ये कारोबार करता हुआ। लेकिन टेक्नोलॉजी काउंटर्स में आप ध्यान दें, LTI माइंट्री, टेक महिंद्रा, विप्रो जैसे काउंटर्स, हल्की सी बढ़त TCS में देखने को मिली, लेकिन HCL टेक भागा है। इन्फोसिस में कुछ इंटरेस्ट था। ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पर अच्छे खासे गेन्स बनते दिखाई दिए हैं।
तो 19,422 के आसपास 170 अंकों की बढ़त पर आज हम जाकर टिकते हुए दिखाई दे रहे हैं निफ्टी के लिए, और निफ्टी बैंक 44,405 पर जाकर सेटल हुआ है। फटाफट से आपके लिए वो वीकली गेनर्स भी दिखा देते हैं, और इस हफ्ते लार्जली वीक का क्या हाल रहा वो भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। पहले गेनर्स में टाटा स्टील 8% ऊपर, मारुति में 8% के गेन्स, एनटीपीसी हिंडाल्को में 5-6% तक के गेन्स बनते दिखाई दिए। ये निफ्टी के टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं। लूजिंग साइड पर रिलायंस इंडस्ट्रीज दबाव में था। बीपीसीएल, एचयूएल जैसे काउंटर्स, डॉक्टर रेड्डी जैसे काउंटर्स में हमने देखा है कुछ मुनाफा वसूली आती हुई दिखाई दी। मिड कैप साइड पर धमाकेदार तेजी। भेल आउट परफॉर्मर, करीब 28-30% का गेन, यूफ्लेक्स में 26% का गेन्स, बीईएमएल में 18% के गेन्स, और फिनेलेक्स जैसे काउंटर्स थे जहां पर 17% तक के गेन्स देखने को मिले। लूजिंग एंड पर टोरेंट फार्मा, जैन इरिगेशन, पूनावाला फाइनेंस और इंडियन बैंक जैसे काउंटर्स थे जहां पर दबाव बनता दिखाई दिया। तो ये इनफैक्ट ओवरऑल मिड कैप्स का हाल। अगर आपके पास वो निफ्टी या फिर इंडाइसेस वाला डेटा है वो भी दिखा दीजिएगा, लेकिन सीधा सौदा का अपडेट भी अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। नीरज और आशीष के बीच का जो मुकाबला था, आशीष ने 8% के गेन्स कमाए ईआईएच में, जीएनएस पावर में 5% के गेन्स, यूबीएल में करीब 2.5% के गेन्स, और साथ ही यहाँ पर एक मंदी वाला ट्रेड था उनका। नीरज ने एचपीएल इलेक्ट्रिक, नवनीत एजुकेशन, एसबीआई कार्ड और इमामी जैसे स्टॉक्स पकड़े थे जहां पर हमने देखा था एक डिसेंट मोमेंटम आज के दिन। तो शानदार रहा ये कम से कम हफ्ता अंत, मतलब फ्राइडे का सेशन। और आज तक बीएचएल की ऐसी प्राइस परफॉर्मेंस के बाद एक बार तो बीएचएल का चक्कर बनता है, लेकिन कल का दिन थोड़ा सा मशरूफ है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक ही सही। नेक्स्ट वीक यानी मंडे मॉर्निंग मैं, हर्षदा, आशीष, नीरज जी और अनुज एक बार फिर से करेंगे आपसे मुलाकात सुबह 6:57 पर मॉर्निंग कॉल में, उसके बाद 7:57 पर मुनाफे की तैयारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।